हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस में आज हम लोग एक बहुत ही बेसिक एंड इंपॉर्टेंट यूनिट डिस्कस करेंगे, दैट इज सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में तीन चैप्टर्स हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। एंड तीनों के तीनों चैप्टर्स आपके पूरे बायोलॉजी का फंडामेंटल हैं। जैसे आप कहते हैं कि सेल हमारे लाइफ की फंडामेंटल यूनिट है, बिल्कुल वैसे ही सेल बायोलॉजी, आई वुड से सेल बायोलॉजी आपकी बायोलॉजी की एक फंडामेंटल यूनिट है। अगर आप पूरी बायोलॉजी को बहुत अच्छे से कोरिलेट करना चाहते हैं, है ना, आप कहीं भी जाएं, आप चाहे जेनेटिक्स पढ़ रहे हो 12th का, या 11th में फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, टिश्यूज का कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हो, कहीं भी अगर आप चीजों को बहुत डिटेल में कोरिलेट करके पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपकी सेल पर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। सेल का स्ट्रक्चर क्या है, हर ऑर्गेनेल क्या करता है, सेल डिवाइड कैसे होती है ना। इनफैक्ट बायोमोलिक्यूल्स एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, बट उस पर भी बहुत अच्छी पकड़ होना जरूरी है, तभी आप ये चीज समझ पाएंगे कि सेल किन मॉलिक्यूल से बनी है, किस मॉलिक्यूल का क्या बेसिक फंक्शन। ठीक है, तो जो भी बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहले इन तीनों चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करें। अगर आपके पास कोई और सोर्स नहीं है तो मैंने हमारे इसी चैनल पर एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज में तीनों चैप्टर्स को बहुत आराम आराम से पढ़ा रखा है। आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से आप पढ़ लें और फिर उसके बाद मेरे साथ यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ठीक है, बट वही चीज जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तब तक मतलब तब तक आपके बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा जब तक कि आपकी कॉन्सेप्ट्स पे पकड़ नहीं है ना। दोनों चीजों को इक्वली बैलेंस करके चलना है, हमें कॉन्सेप्ट्स पे भी पकड़ बनानी है और हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। अगर दोनों में से एक भी कंपोनेंट इम्बैलेंस हुआ कि कॉन्सेप्ट पे पकड़ नहीं है, हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहे हैं, तो भी वेस्ट ऑफ टाइम, और क्वेश्चन ही और अगर पढ़े ही पढ़े जा रहे हैं, थ्योरी क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं, तो भी वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, सो यू हैव टू बी इक्वली गुड इन बोथ। ठीक है, चलिए तो पहले हम अगर इस चैप्टर को एनसीईआरटी में देखें बच्चों, आपका 8th चैप्टर है। अच्छा, ये जो सेल बायोलॉजी यूनिट है, इसमें ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ बायोमोलिक्यूल्स में 2-3 पैराग्राफ्स हैं जो न्यू एनसीईआरटी ने हटाए हैं, उनसे क्वेश्चंस वैसे भी नहीं पूछे जाते। तो जब हम बायोमोलिक्यूल पे आएंगे तब मैं आपको बता दूंगी। बाकी आप इस यूनिट को दोनों में से किसी भी एनसीईआरटी से प्रिपेयर कर सकते हैं, नो चेंज। ठीक है, ओके। तो अगर हम सेल की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर ना आपको सबसे पहले सेल का एक बेसिक इंट्रो दिया है, जिसमें ज्यादा साइंटिस्ट के नाम नहीं दिए हैं, सिर्फ एक तो ल्यूवेनहॉक के बारे में बताया कि उन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर की, मतलब बताया, नॉट डिस्कवर की। अच्छा, इसमें एक और चीज ध्यान रखना, एनसीईआरटी में यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, बट आप मेंशन करेंगे कि सेल को डिस्कवर करने का क्रेडिट जाता है रॉबर्ट हुक को। यहाँ पे आप लिख लेना डिस्कवरर ऑफ सेल रॉबर्ट हुक। लेकिन वो जो सेल उन्होंने डिस्कवर की थी, आप सबको पता होगा, वो डेड सेल थी। उन्होंने कॉर्क, जो प्लांट्स पे डेड टिश्यू बन जाता है ना सेकेंडरी ग्रोथ के बाद बाहर की तरफ, कॉर्क, उसकी सेल्स देखी थी। तो बट ऑब्वियस वो डेड सेल्स थी, एंड इसीलिए उन्होंने उसको सेल नाम दिया था, क्योंकि सेल वर्ड का मतलब होता है जो अंदर से खाली हो, अंदर उसमें बिल्कुल खाली स्पेस हो, क्योंकि डेड सेल में तो अंदर ल्यूमेन ही होगा, कोई ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म तो होगा नहीं। ओके, सेल्यूला यानी एक चैम्बर, एक हॉलो स्पेस। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने उसको सेल नाम दिया। बाद में ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहली लिविंग सेल को देखा और डिस्क्राइब किया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। इसी तरह रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक और ब्राउन को भी आप मिक्स कर देते हैं, रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया, जबकि सेल के न्यूक्लियस के डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है रॉबर्ट ब्राउन को। ठीक है, और भी यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट होते हैं, बट एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, ना ही नीट में पूछे जाते हैं, तो आपको ज्यादा साइंटिस्ट के नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सेल थ्योरी में श्लिडन एंड श्वान का नाम है, और सेल थ्योरी में श्लिडन श्वान ने सिंपली यही कहा था कि भाई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स या उनके प्रोडक्ट्स के बने हैं। बाद में रुडोल्फ वर्चो ने इसमें एड ऑन किया कि ये तो बात ठीक है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल और उनके प्रोडक्ट्स से बने हैं, बट आप ये भी ध्यान रखो कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। बट ऑब्वियस जो भी नई सेल बनेगी वो सेल डिवीजन से ही तो बनेगी, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही तो बनेगी। ऐसा तो होगा नहीं कि आपने एक बीकर में सेल को बनाने वाले सारे बायोमोलिक्यूल्स को रख दिया और अप्रोप्रिएट कंडीशंस दे दी और वो बायोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनाइज होकर एक सेल बना दे। नो, नेवर। ऐसा हुआ था बहुत, मतलब मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ईयर्स पहले। इवोल्यूशन में 12th में आप पढ़ते हैं, वहां पर आपको एक थ्योरी पढ़ाई जाती है, ऑपेरिन एंड हेल्डन की थ्योरी। उसमें उन्होंने बताया था कि दुनिया में पहली सेल कैसे बनी होगी, क्योंकि जैसे वो कहावत है ना, मुर्गी पहले आई या अंडा, तो बिल्कुल वैसे ही
ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना बहुत वैलिड है कि यार ठीक है, आप कह रहे हो कि सेल सेल से ही बनती है, बट दुनिया की पहली सेल कैसे बनी होगी, वो तो कोई ना कोई मटेरियल से बनी होगी। तो बिल्कुल वो कैसे बनी वो ऑपेरन और हेल्डन ने इवोल्यूशन में अपनी थ्योरी में समझाया है, जिसे हम इवोल्यूशन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा है वो अगेन वहां मेरी प्लेलिस्ट में सारे आपका 11th-12th का कंप्लीट सिलेबस मैंने चैनल पर एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज के नाम से अपलोड करा है। आप जो चैप्टर चाहें अच्छे से देखें, समझें और अपनी पकड़ उस पर बनाएं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। साइंटिस्ट के नाम से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ल्यूवेनहॉक को किससे मैच करें? ल्यूवेनहॉक ने क्या बताया? पहली लिविंग सेल के बारे में बताया। अच्छा, रॉबर्ट ब्राउन और हुक को कैसे याद रखोगे? देखो ब्राउन एंड हो रहा है एन पर और एन से होता है न्यूक्लियस, है ना, तो डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? अब यहाँ पर डिस्कवर्ड सेल दे रखा है तो आपको ध्यान रखना है, मिक्स नहीं करना है। एंड श्लीडन एंड श्वान ने सेल थ्योरी दी थी, उसमें भी आपकी बुक में दे रखा है बच्चों। अगर आप देखेंगे ना तो श्लीडन एक बॉटनिस्ट थे, जैसे श्लीडन एंड श्वान हमेशा ऐसे नाम बोलते हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी ऐसे बोलते हैं, तो ध्यान रखो श्लीडन बॉटनिस्ट, श्वान जूलॉजिस्ट। ठीक है, तो इन्होंने तो प्लांट्स पे अपनी रिसर्च की थी, फिर बाद में श्वान ने एनिमल्स पे अपनी रिसर्च की थी, लेकिन श्वान चाहे से जूलॉजिस्ट थे बट उन्होंने प्लांट्स में भी एक चीज को डिस्कवर किया था बच्चों, शायद आपका ध्यान इस चीज पे नहीं गया हो तो आप हाईलाइट करना कि श्वान ने ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन द स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यू, थे जूलॉजिस्ट बट उन्होंने प्लांट टिश्यूज पे भी अपनी रिसर्च की थी। एंड ही टोल्ड प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल, क्योंकि उस समय तो प्लांट्स और एनिमल्स दो के बारे में ही पता था, तो उन्होंने कहा कि भाई एनिमल्स में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, जबकि प्लांट्स के पास एक यूनिक स्ट्रक्चर है सेल वॉल। फिर बाद में तो जब 5 किंगडम हमारे सामने आया तब हमें पता चला कि यार सेल वॉल फंजाई में भी होती है, मोनेरा बैक्टीरिया में भी होती है, कुछ प्रोटिस्टा में भी होती है। ठीक है, तो ये आप मिक्स कर सकते हो, एग्जाम में गलत कर सकते हो कि आपसे पूछा जाए कि भाई प्लांट पे सेल वॉल को किसने सबसे पहले देखा, तो उसमें आप बॉटनिस्ट श्लीडन का नाम मत टिक करना, उसमें श्वान का नाम आएगा। ठीक है, क्लियर। एंड फिर उन्होंने बाद में श्वान, क्योंकि दोनों पे रिसर्च की थी श्वान ने, तो दोनों के लिए कह दिया भाई दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तो इसमें किससे मैच करें हम? ए को फर्स्ट से, बी को थर्ड से। ए को फर्स्ट, बी को थर्ड, दो ऑप्शंस में है, तो सी भी देखना पड़ेगा हमें, सी का फोर्थ ये रहा ऑप्शन ए। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द राइट ऑप्शन विच रिलेट टू श्वान। देखो मैंने इसीलिए क्वेश्चन लिया है, श्वान के इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल, यस, श्वान जोलॉजिस्ट है बट उन्हीं ने ये बात बताई थी। ही स्टेटेड दैट सेल हैव अ थिन आउटर लेयर दैट इज नाउ कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखो यहाँ पर ये भी लिखा है क्या कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पर, ये लाइन, ये रहा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कहाँ गया बच्चों, ये रहा ऊपर। श्वान ने क्या कहा, क्या देखा था? श्वान ने देखा था कि सेल्स पर एक थिन आउटर लेयर होती है जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। भाई जब वो प्लांट और एनिमल्स दोनों को स्टडी कर रहे थे ना, तो उन्होंने ही सबसे पहले हमें इस सेल के कवरिंग के बारे में बताया कि हर सेल पर चारों तरफ एक थिन मेम्ब्रेन होती है जिसको आप क्या कहते हैं। अच्छा, सेल को कोई बच्चा ऐसे बैंगल की तरह तो इमेजिन नहीं करता ना, क्योंकि हम कॉपी में ड्रॉ करते हैं, नोट्स बनाते हैं, तब तो हम एक सर्कल बना देते हैं, बट सेल इज लाइक अ स्फेयर ना, अलग अलग शेप की सेल्स होती है, बट आपको हमेशा सेल को 3D में इमेजिन करना है। अगर हम गोल कह रहे हैं तो सेल इज लाइक अ स्फेयर, है ना, जिसमें पूरी चारों तरफ मेम्ब्रेन है, जस्ट लाइक अ प्लास्टिक बॉल। अंदर हॉलो की जगह उसमें साइटोप्लाज्म डाल दो, ऑर्गेनेल्स डाल दो, न्यूक्लियस, ये सब चीजें तैर रही हैं उसमें। ठीक है, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सबसे पहले किसने देखा बच्चों? वो भी श्वान ने देखा। फिर जब वो प्लांट्स पे देख रहे तो उन्होंने देखा यार इन पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है, पर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक एडिशनल कवरिंग और है, तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो सेल वॉल है जो कि एनिमल्स में नहीं होती। ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है ना जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को एक ही समझता हो, इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सेल मेम्ब्रेन इज द बेसिक कवरिंग ऑफ सेल, हर सेल में होगी। दुनिया की कोई भी सेल बिना सेल मेम्ब्रेन के हो सकती है क्या? एक सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉटल जिसमें आपको पानी भरना है, वो बिना कवरिंग के हो सकती है क्या? जो बॉटल की एक प्लास्टिक लेयर है, एक लेयर तो चाहिए ही चाहिए। अब आप उसे और इंसुलेट करने के लिए बाहर कांच की लेयर लगा दें, बाहर कोई कवर लगा दें, तो वो एडिशनल लेयर्स है। तो बिल्कुल वैसे ही सेल मेम्ब्रेन एक बेसिक एसेंशियल लेयर है जो हर सेल में होगी, जिसको आप सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं या प्लाज्मा लेमा भी बोल देते हैं। अब उस पर अगर एडिशनल कवरिंग्स हैं, जैसे बैक्टीरिया में हम पढ़ते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल वगैरह, प्लांट्स में, फंजाई में हम सेल वॉल पढ़ते हैं, तो वो एडिशनल कवरिंग्स हैं, यानी वो जरूरी नहीं है दुनिया की हर सेल में हो। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। चलिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर जितना आप ध्यान देकर प्रैक्टिकली इनको समझोगे ना, उतना क्वेश्चंस आप इजीली कर पाओगे। ठीक,
ओके तो ये बात सही है। ओके बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के लिए कहा था उन्होंने आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, तो सारे ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। ठीक है, नाउ विच इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है भाई हमको। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, अच्छा हाँ, अगर आप अपनी बुक में सेकंड पैराग्राफ देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसमें आपको ये बताया है कि सेल एक इतना फंडामेंटल स्ट्रक्चर है ना लाइफ का, कि सेल अकेले भी वो सारे काम कर सकती है जो हम इतनी सारी सेल्स के साथ करते हैं। हमें सर्वाइव, क्योंकि हमारे पास ऑर्गन सिस्टम है जो बना है ऑर्गन से, ऑर्गन बने हैं टिश्यूज से, और टिश्यू बने हैं बहुत सारी सेल्स से, तो हमारे पास तो बहुत वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर है। बट क्या इसका मतलब ये है कि जिन ऑर्गेनिजम्स के पास सिर्फ एक सेल है, एक सेल किसके पास है बताओ, डाइवर्सिटी पढ़ चुके हैं हम, एक सेल यानी या तो मोनेरा किंगडम जिसमें सारे बैक्टीरिया आते हैं, या फिर प्रोटिस्टा किंगडम जिसमें सारे सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आते हैं। इसी चैप्टर में तो हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अभी बताऊंगी। तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में आते हैं सारे बैक्टीरिया जो कि सिंगल सेल्ड हैं, और यूकैरियोटिक में अलग अलग है, सिंगल सेल्ड को प्रोटिस्टा में रख दिया, मल्टी सेल्ड में फंजाई, प्लांट और एनिमल्स हो गए। तो ये कह रहा है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स भी आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यस वी नो, एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। हो सकता है हमारे जितने वो हो सकता है क्या, हमारे जितने वेल एडवांस नहीं है वो, बट जो लाइफ के लिए जरूरी चीजें हैं, जैसे अपने लिए एटीपी बनाना, सांस लेना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का ब्रेक डाउन करना, ये सारी चीजें तो करते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना, आप अमीबा को इमेजिन करो, अमीबा सब कुछ करती है, फूड खाती भी है, एक्सक्रीट भी करता है, और डिफ्यूजन भी होता है गैसेस का, O2 CO2 का, है ना। तो एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आर केपेबल। ठीक है, एंड सेल कितनी जरूरी है उसको बताने के लिए एक और लाइन लिखी है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल। अगर दुनिया में कोई चीज ऐसी है जिसके पास सेल भी नहीं है, तो इट डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, वो इंडिपेंडेंट लिविंग ही नहीं है। आप कोई भी एग्जांपल देख लो, उसके कितने सारे एग्जांपल पढ़ते हो आप डाइवर्सिटी में। पहले तो सिर्फ वायरस के बारे में ही पता था, अब तो आपको वायरॉइड्स भी पता है, अब तो आपको प्रायंस भी पता है। तो ये तीनों ए सेल्यूलर हैं क्या बच्चों, इन तीनों को हमने ए सेल्यूलर में रखा था, और आपको पता है तीनों ही जब तक किसी होस्ट पर अटैक ना कर दें, जब तक किसी नेक्स्ट सेल पर अटैक ना कर दें, तब तक अपना मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। दे आर जस्ट लाइक इनर्ट पार्टिकल, है ना। तो इसलिए अगर इंडिपेंडेंट लिविंग चाहिए, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस चाहिए, तो सेल होनी ही होनी पड़ेगी, चाहे वो एक ही सेल हो तो भी चलेगा। एंड एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। ठीक है इन्हीं दो बातों की वजह से सेल को लाइफ का फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट मानते हैं। तो उसी के कुछ स्टेटमेंट हैं, देखो। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, क्या, बिल्कुल यस। ठीक है, एनी स्ट्रक्चर लेस देन अ कंप्लीट सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, यस। श्लीडन जो कि जूलॉजिस्ट हैं, श्लीडन एंड श्वान, श्लीडन बॉटनिस्ट हैं, जूलॉजिस्ट नहीं है, डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, वैसे भी ये गलत है क्योंकि न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। एंड रुडोल्फ विर्चो मॉडिफाइड सेल थ्योरी एंड एक्सप्लेन्ड ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, जो भी हमने कहा था ना कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, उसको उन्होंने इस लैंग्वेज में, जिस भी लैंग्वेज में है, ग्रीक में, लैटिन में, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला कहा था। ठीक है, तो इनकरेक्ट हमें मिल गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट सेल। हाँ, अच्छा अब इसमें आ गए हम, साइंटिस्ट के नाम वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, अब हम आ गए हैं ओवरव्यू ऑफ सेल पर। ठीक है, अब इस चैप्टर में आपको ओवरव्यू ऑफ सेल में हमने पढ़ रखा है, एनसीईआरटी सीरीज में हमारी एक एक लाइन मैंने आपको समझा रखी है। ठीक है, इसमें आपको सेल के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज दी है, जो अभी मैं आपको दे रही थी कि सेल इज लाइक अ स्फीयर जो चारों तरफ मेम्ब्रेन से घिरी है, अंदर एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स भरा हुआ है ना, सेल के अंदर एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स भरा हुआ है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको आप कहते हो साइटोप्लाज्म। ओके, दिस इज द मेन एरिना जहां पर सेल की सारी एक्टिविटीज होती है, ये सब कुछ बता रखा है। अब मैं एक एक चीज दोबारा नहीं पढ़ रही हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको थोड़े बहुत सेल्स के स्ट्रक्चर दिए हैं, तो इन पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। सबकी शेप आपको पता है, आरबीसीज मैमल्स में कैसी होती हैं, राउंड एंड बाइकॉनकेव। डब्ल्यूबीसीज का कोई फिक्स शेप नहीं होता, अमीबॉइड होती हैं, है ना, ये हमने पढ़ाई था। एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल सेल्स। फिर ये सब पहचान रहे हो कौन सी सेल है, न्यूरॉन, इसमें इन्होंने वो नहीं बनाया, क्या हुआ,
इसमें इन्होंने वो नहीं बनाया, इसका लंबा सा एक्सॉन, ठीक है, इन्होंने नर्व सेल दिखाई है और उसके चारों तरफ डेंड्राइट्स दिखाए हैं, प्रोबेबली ये एक्सॉन होगा शायद, ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दो। ये मैंने आपको बताया था प्लांट टिश्यूज में अगर टेपरिंग एंड्स हैं तो ट्रैकीड, अगर ब्लंट एंड्स होते तो वेसल, ठीक। ये मीजोफिल, मीजोफिल ध्यान है, प्लांट एनाटॉमी में लीफ के स्ट्रक्चर में मैंने आपको कहा था लीफ का जो ग्राउंड टिश्यू है वो पैलिसेड मीजोफिल भी हो सकता है, स्पॉन्जी मीजोफिल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर आपको कुछ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट सेल्स के बारे में बताया है। स्मॉलेस्ट सेल अगर हम ह्यूमन की बात करें तो यहाँ पर एक मतलब एग्जैक्टली नहीं लिखा बट ये लिखा है कि ह्यूमन आरबीसी का डायमीटर होता है 7 माइक्रोन, 7 म्यूएम, 7 माइक्रोन। लेकिन ध्यान रखना कि वैसे तो ठीक है आप कह सकते हो हमारी बॉडी में आरबीसी सबसे छोटी सेल्स हैं, बट अगर आप गैमीट्स को देखोगे स्पर्म एंड ओवम को तो याद रखना कि स्पर्म का साइज आरबीसी से भी थोड़ा छोटा है। तो स्पर्म को अगर ऑप्शन में स्पर्म है तो आपको स्मॉलेस्ट सेल में स्पर्म टिक करना है, वरना आरबीसी टिक कर सकते हो। और जो ओवम है वो ह्यूमंस की लार्जेस्ट सेल है, सबसे बड़ा डायमीटर किसका होता है, ओवम का, ठीक है। इसी तरह हमारी लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, न्यूरॉन। और अगर ऑल ओवर ह्यूमन की नहीं हम ऑल ओवर वर्ल्ड में देखें तो पूरी दुनिया में सबसे छोटी सेल कौन है, सबसे पहला किंगडम कौन सा है, मोनेरा, मोनेरा यानी बैक्टीरिया। सबसे छोटे बैक्टीरिया कौन से हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, माइकोप्लाज्मा, यहाँ पे देवी रखा होगा ये रहा, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट होते हैं, माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट सेल। यहाँ पे कई बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, आपसे पूछा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सेल, ऑप्शन में लिखा होता है वायरस और आप वायरस टिक करके आ जाते हो। ठीक है, वायरस का साइज माइकोप्लाज्मा से भी छोटा है, बट क्या वायरस एक सेल है बच्चों, कभी नहीं। तो स्मॉलेस्ट सेल पूछा है तो माइकोप्लाज्मा टिक करोगे, बट अगर स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म पूछा है, क्योंकि वायरस के पास सेल नहीं है फिर भी हम उसे ऑर्गेनिज्म बोलते हैं ना, ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, तो फिर आपको वायरस टिक करके आना है, दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। और माइकोप्लाज्मा के अलावा भी अगर कभी एग्जांपल में मतलब ऑप्शंस में माइकोप्लाज्मा की जगह पीपीएलओ लिखा हो तो फिर पीपीएलओ को प्रेफरेंस देना, क्योंकि माइकोप्लाज्मा में भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, उसमें जो सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा है वो है पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। डन, समझ में आ गया क्या सारा, जो भी कहाँ पे क्या हम कंफ्यूज होते हैं तो देख लो। ये कह रहा है माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है, यस। अच्छा और वो एक चीज रह गई, और पूरी दुनिया में स्मॉलेस्ट सेल तो हो गई, पूरी दुनिया में लार्जेस्ट सेल कौन सी है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, दे रखा है ये रहा, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, डायमीटर नहीं दिया है तो आपको नहीं याद करना, ओके। नाउ तो ये कह रहा है राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। क्या राइबोसोम सिर्फ यूकैरियोट्स में होते हैं, बैक्टीरिया में नहीं होते, क्यों नहीं होते, बैक्टीरिया में हमने पढ़ा है बिल्कुल होते हैं, तो ये गलत है। नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल, यस, लार्जेस्ट नहीं लॉन्गेस्ट, लंबी सेल्स हैं। सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स ओनली। जब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल का बेसिक डिफरेंस पढ़ते हैं, मैंने टेबल बनवा रखी है तो वहां पर मैंने आपको बता रखा है ना क्या बेसिक डिफरेंस है, यहाँ पर कहीं बहुत छोटा सा दिया है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में, ये रहा, ठीक है। बाकी आपकी बुक में डायग्राम बहुत अच्छे दिए हैं, काफी डिटेल में पूरा डायग्राम दिया है प्लांट और एनिमल सेल का, कहाँ गया ये रहा, यूकैरियोट्स में, है ना। तो यहाँ पर मैंने जब पढ़ाया है सीरीज में वहां पे बताया है आपको कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं, सब बच्चों ने वैसे छोटी क्लासेस से पढ़ रखा है कि जैसे अगर आप किसको देख रहे हो, प्लांट सेल को देख रहे हो तो आपको सेल वॉल मिलेगी एडिशनली, मैं वो चीजें बता रही हूँ जो एनिमल में नहीं है और प्लांट में है। सेल वॉल है, बड़ी सी वैक्यूल है और ये ग्रीन कलर के क्लोरोप्लास्ट है, ये तीन चीजें हैं जो प्लांट सेल के पास यूनिक है एनिमल सेल से अलग। कौन सी तीन चीजें, सेल वॉल, बड़ी सी सेंट्रल वैक्यूल एंड थर्ड प्लास्टिड्स, है ना, जिनमें आप क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट पढ़ते हैं। जबकि ऐसी क्या चीज है जो एनिमल सेल के पास यूनिक है और प्लांट में नहीं है, तो वो है बच्चों सेंट्रियोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो क्या है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो 90 डिग्री पर होते हैं, दो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, इनके बारे में डिटेल में आगे आएगा। ये सेंट्रियोल, दोनों सेंट्रियोल को मिलाकर सेंट्रोसोम भी कह देते हैं। तो कई बार आप सोचते हो यार सेंट्रियोल टिक करें या सेंट्रोसोम, एक ही बात है, अलग अलग नहीं आएगा। सेंट्रियोल को ही सेंट्रोसोम कहते हैं क्योंकि हमेशा दो सेंट्रियोल 90 डिग्री के एंगल पर साथ में होते हैं और एक मैट्रिक्स से घिरे रहते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं सेंट्रोसोम। तो ध्यान रखना, दिस इज यूनिक इन एनिमल सेल, ये आपको प्लांट सेल में नहीं मिलेगा। इसी तरह वहां पर क्या बताया मैंने, वहां पर क्लोरोप्लास्ट बताया और क्लोरोप्लास्ट के अलावा सेल वॉल बताई, कहाँ है सेल वॉल,
लेबल नहीं कर रखा, ये रहा। सेल वॉल बताया, क्लोरोप्लास्ट बताया, और प्लास्टिड्स कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट हो गया ना, ये क्या था बच्चों? हाँ सॉरी, ये रही सेंट्रल वैक्यूल। ये चीजें प्लांट सेल के पास यूनिक है, ठीक है, डन। तो यही चीज आपसे यहाँ पे पूछी है कि भाई सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स ओनली? नहीं, नेवर। अब ये ऐसा नहीं होता बच्चों कि मैंने आपको, है ना, आप पहली बार पढ़ रहे हो, मैंने आपको बता दिया कि याद रखना प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता जबकि एनिमल सेल में होता है, और तुम्हारा ब्रेन इतना एक्यूरेट है कंप्यूटर की तरह कि मैडम ने एक बार बोल दिया आप हमेशा याद रहेगा। पॉसिबल ही नहीं है। डेफिनेटली आप एग्जाम में अगर आपने बार बार नहीं पढ़ा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की है, टेस्ट नहीं दिए हैं, तो जब एग्जाम में ये सिंपल सा स्टेटमेंट लिखा आएगा ना, तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, तो लगेगा यार सेंट्रियोल प्लांट में थे या एनिमल में थे। अगर आपने एक्सरसाइज की है, ब्रेन स्टॉर्मिंग की है, बार बार क्वेश्चंस किए हैं, वाइवा दिया है, एक दूसरे से ओरली क्वेश्चंस पूछे हैं, रिवीजन किया है, तो ये पहले हो चुका है, ये एक्सरसाइज पहले हो चुकी होगी, आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ यार प्लांट सेंट्रियोल जो है वो प्लांट सेल में एब्सेंट थे, एनिमल में प्रेजेंट थे। बट अगर ये सब नहीं किया है, सिर्फ एक बार लेक्चर देख के छोड़ दिया है, तो भूल जाओ, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि नीट की तैयारी, चाहे नीट का पेपर बहुत ही सिंपल आता है, बट इट रिक्वायर वेरी डेडिकेटेड कंसिस्टेंट प्रिपरेशन। अगर आपने पूरे साल जो आप अपना टाइम लगा रहे हो, 11th में हो तो पूरे 2 साल जो आप अपना टाइम लगाओगे, उसको जब तक आप कंसिस्टेंटली और डेडिकेटेडली नहीं लगाओगे, आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। गलतियों पे गलतियां होंगी, सिली मिस्टेक्स होंगी, नेगेटिव मार्किंग होंगी, और स्कोर आपका डाउन चला जाएगा, ठीक है। सो दिस यू हैव टू प्रैक्टिस। तो यहां पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है बच्चों, ए एंड सी करेक्ट है, तो ऑप्शन बी। डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। ठीक है भाई, बताते हैं करेक्ट क्या है। द शेप ऑफ द सेल मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। अच्छा, ये कहाँ लिखा है? बिल्कुल सही बात है। पढ़ने पर हमको लग रहा है कि यार पता नहीं क्या लिखा है, बट अगर एनसीईआरटी की एक एक लाइन हमने अच्छे से पढ़ी है, जो मैंने आपको पढ़ा रखी है, अगर आपने लेक्चर देखे हैं तो देखो वहां पे मैंने बताया था कि शेप ऑफ द सेल वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। ठीक है, कई बार सेल जो काम कर रही है उसकी उस पर डिपेंड करता है कि उसकी शेप क्या होगी। जैसे नर्व सेल्स को ट्रैवल करना है, इम्पल्सेस को भेजना है, तो उनके एक्सॉन को लंबा कर दिया नेचर ने, उसको इलोंगेटेड बना दिया। ठीक है, तो यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या? बिल्कुल ठीक है। ह्यूमन आरबीसी का डायमीटर अभी हमने पढ़ा था 7 mm था या 7 माइक्रोन था? 7 माइक्रोन था, ये हो गया गलत। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया वेयर सेल्युलर एक्टिविटीज अकर। यस, various chemical reaction occur in cytoplasm to keep the cell in living state, but obvious. Cell wall is a non-living rigid structure. बिल्कुल ठीक है, पहले भी बताया था, इस चैप्टर में दोबारा सुन लो कि अगर हम सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की बात करें तो हमेशा ध्यान रखो जो सेल मेम्ब्रेन है यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और जो सेल वॉल है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल का एक लिविंग स्ट्रक्चर है। क्यों लिविंग? क्योंकि इसके पास जब आप सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ते हो तो उसमें आता है ना, तरह तरह के प्रोटीन चैनल्स होते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि किसको अंदर आना है, किसको बाहर जाना है। इट इज नॉट फ्रीली परमिएबल, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है? लिविंग स्ट्रक्चर है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल तो होती है, तभी तो धीरे धीरे सेल का साइज बढ़ता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग है, लिविंग के साथ कैसी है? फ्लूइडिटी है इसमें। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कहता है? फ्लूइडिटी है इसमें, यानी फ्लेक्सिबल है। एंड कैसी है? सेलेक्टिवली परमिएबल है, सेलेक्टिवली परमिएबल है। जबकि जो इसके चारों तरफ एडिशनल कवरिंग है ना, जैसे प्लांट्स में है, फंजाई में है, वो सिर्फ और सिर्फ नेचर ने प्रोटेक्शन के लिए बनाई है। तो ये सेल वॉल नॉन लिविंग है, इसके पास कोई चैनल गेट्स वगैरह नहीं होते, ये नॉन लिविंग है। प्लस ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है बच्चों। जैसे आप प्लांट सेल में पढ़ते हो, इसी चैप्टर में आता है कि जब प्लांट सेल ग्रोइंग स्टेज में होती है ना, तो थिक सेल वॉल नहीं बनाते, बहुत ही पतली सी थिन सेल्यूलोजिक सेल वॉल बनाते हैं जिससे वो अपना साइज बढ़ा सके। वरना अगर स्टार्टिंग में ही मोटी सेल वॉल बन गई जो कि रिजिड होती है तो सेल का साइज ही नहीं बढ़ पाएगा कभी भी। तो सेल वॉल हमेशा एक रिजिड स्ट्रक्चर है। एंड इसको कोई मतलब नहीं है कौन अंदर आ रहा है कौन बाहर जा रहा है, इट इज फ्रीली परमिएबल। ठीक है, क्लियर? तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस है। तो सेल वॉल एक नॉन लिविंग और रिजिड है क्या? यस। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ये रहा, ऑल एक्सेप्ट सेकेंड। अब जल्दीबाजी में ना, अच्छा यहाँ पे वन, हाँ यहाँ पे देखो ऑल ऑफ दीज भी दिया है। अगर हमने एमएम पे ध्यान नहीं दिया होता तो बहुत हाई चांसेस थे कि हम नीट में सिली मिस्टेक करके आ जाते और एको टिक कर देते। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मैच द कॉलम।
मैच द कॉलम में आपको साइज, ओके ये बहुत कम पूछते हैं एनसीईआरटी, मतलब सॉरी नीट में, पर यहाँ पर तो हमें हर चीज कवर करनी है, इसलिए मैंने एक ऐसा क्वेश्चन भी डाल दिया है। ये देखो इनके सबके साइज दिए हैं, बाई चांस कोई बहुत 1% चांसेस है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको एग्जैक्टली साइज मैच करना है बच्चों, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया का 1 to 2 माइक्रॉन है, देखो वायरस छोटे होते हैं ना बैक्टीरिया से भी, दिख रहा है आपको 0.02 से 0.2, और पीपीएलओ जो कि माइकोप्लाज्मा है वो देखो सभी बैक्टीरिया में सबसे छोटा है, सिर्फ 0.1 माइक्रॉन है इसका साइज, ठीक है। एंड ये देखो वायरस का 0.02, तो 0.1 से छोटा हुआ, तो ऑर्गेनिज्म में तो वायरस सबसे छोटा है, बट सेल में पीपीएलओ यानी माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा है। तो ये इनके साइजेस हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम। वायरस का साइज अभी हमने देखा 0.02 था, पीपीएलओ का साइज 1 to 2 नहीं 1 to 2 नहीं सॉरी ये वाला ये था ना 0.1, यस 0.1 है। यूकैरियोटिक सेल्स का प्रोकैरियोट से 10 गुना होता है। देखो प्रोकैरियोटिक सेल कौन है इसमें, बैक्टीरिया है 1 माइक्रॉन 1 to 2 माइक्रॉन, जबकि यूकैरियोट देखो 10 से 20, जस्ट 10 टाइम्स, क्या हो रहा है ये, जस्ट 10 टाइम्स, ठीक है 10 टाइम्स बड़ी होती हैं यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल से। दिस इज प्रोकैरियोट, क्या बैक्टीरिया हमेशा प्रोकैरियोटिक होता है, दिस इज प्रोकैरियोटिक, ये दोनों प्रोकैरियोटिक हैं, ये यूकैरियोटिक है लिखा हुआ है नीचे, और ये तो सेल है ही नहीं, ये तो ए सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है, वायरस हैज नो सेल, ठीक है क्लियर। तो बैक्टीरिया को मैच कर दो इससे। अच्छा इसमें भी एक डिस्क्रिपेंसी है, मतलब ये कह लो कि थोड़ा सा एक अलग चीज है, जैसे यहाँ पर तो लिख रखा है कि टिपिकली बैक्टीरिया का साइज 1 to 2 माइक्रॉन होता है, बट आप शुरू में देखोगे ना जब हम ये पैराग्राफ पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर लिखा था माइकोप्लाज्मा का साइज लिखा है 0.3, जिसमें से पीपीएलओ, यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं हो तो आप लिख सकते हो माइकोप्लाज्मा में पीपीएलओ तो और भी छोटा है, सिर्फ 0.1 माइक्रॉन, इसलिए हमने इसको सबसे छोटा माना है, ठीक है। आगे बढ़ती हूँ, ये नोट कर लिया। अगर बैक्टीरिया का साइज देखो आप तो क्या लिखा है देखना, बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रॉन, तो यहाँ तो 3 to 5 माइक्रॉन है बैक्टीरिया का साइज, लेकिन डायग्राम में क्या देखा था तुमने अभी 1 to 2 माइक्रॉन, दोनों आ सकते हैं ऑप्शंस में, 3 to 5 माइक्रॉन भी आ सकता है 1 to 2 भी आ सकता है। आई डोंट नो ये डिस्क्रिपेंसी क्यों है एनसीईआरटी में, हो सकता है बैक्टीरिया अगर इस रेंज के हैं तो फिर वहां 3 to 5 नहीं लिखना चाहिए था, बट अब जो अभी तक चीजें हैं एनसीईआरटी मॉडिफाई हो गई, बट ये छोटी छोटी गलतियां हैं जिन पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है, लेट्स सी कब दिया जाएगा, है ना। ए का 4th, बी का 3rd, ए का 4th, बी का 3rd, ठीक है दैट इज ऑप्शन बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Which of the following represent prokaryotic cell? Prokaryotic cell में आता है मोनेरा किंगडम, एंड वी नो कि ये सब मोनेरा किंगडम के मेंबर्स हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है क्लियर। आगे बढ़े। Which statement does not hold true for prokaryotic cell? अब हमें प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर पर आ गए हैं अब हम, तो ये वाला स्टार्टिंग वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया, ओवरव्यू ऑफ सेल वाला। अब आते हैं हम, अब आपको इस चैप्टर में दोनों सेल के बारे में डिटेल में पढ़ाया गया है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो पहले अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल यानी यहाँ पर लिख देना किंगडम मोनेरा की बात कर रहे हैं, किसकी, किंगडम मोनेरा की, गलती से भी इसमें प्रोटिस्टा मत कर देना। आप लोग ना बहुत बार मैंने देखा एग्जाम में क्या करते हो, प्रोकैरियोटिक और प्रोटिस्टा कितने मिलते जुलते हैं ना, एकदम से कोरिलेट ही नहीं कर पाते, आपको लगता है हाँ प्रोटिस्टा प्रोकैरियोट ही तो हैं, कम डेवलप्ड ही तो हैं, नहीं प्रोटिस्टा कम डेवलप्ड हैं, प्रोटिस्टा सिर्फ एक ही सेल है, प्रोटिस्टा में बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं जैसे अमीबा, तो अमीबा की सेल तो एक ही है, बट ये एक सेल यूकैरियोटिक सेल है, इट हैज ट्रू न्यूक्लियस, इट हैज साइटोप्लाज्म, इट हैज ऑल द ऑर्गेनेल्स। तो प्रोटिस्टा कभी भी प्रोकैरियोट नहीं है, प्रोटिस्टा हमेशा यूकैरियोट है बच्चों, नो डाउट दे आर यूनिसेल्यूलर बट दिस सिंगल सेल इज यूकैरियोटिक सेल, वाइल यहाँ पर मोनेरा कैसे हैं, यूनिसेल्यूलर हैं, एक सेल है इनके पास भी, बट ये सेल कैसी है, प्रोकैरियोटिक सेल है, दिस इज प्रोकैरियोटिक, प्रो यानी प्रिमिटिव, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, इनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। कैसी होती है प्रोकैरियोटिक सेल, ये देखो दिया है क्या तुम्हारी बुक में डायग्राम, ऐसा सिंपल सा डायग्राम दिया है, कोई डिटेल डायग्राम नहीं दिया प्रोकैरियोटिक का, इसीलिए पढ़ाते वक्त मैं आप लोगों को हमेशा जब भी ये चैप्टर पढ़ाती हूँ एनसीईआरटी सीरीज में भी मैंने आपको बहुत डिटेल में प्रोकैरियोटिक सेल समझाई है ना। आप सबके दिमाग में एक डायग्राम होना चाहिए कि अगर हम ये एक बैक्टीरिया बना रहे हैं तो बैक्टीरियल सेल में कभी भी हमें गलती से भी इस तरह का न्यूक्लियस नहीं बनाना,
बैक्टीरिया में न्यूक्लियस होता ही नहीं है। तो फिर बैक्टीरिया की जेनेटिक मशीनरी क्या है? वो तो डीएनए ही है, हमने जेनेटिक्स में पढ़ा है। बिल्कुल है, बैक्टीरिया में डीएनए तो होता है, मैंने कब कहा कि नहीं होता? ये रहा डीएनए, पर इस डीएनए को कवर करता हुआ न्यूक्लियस नहीं है बच्चों। डीएनए है बिल्कुल हमारे जैसा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, 2 स्ट्रैंड है। कई बार बच्चे पता है क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हो, इसको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए लिखाते हो, ऑप्शंस में आता है बहुत बार। ये सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं है बच्चों, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही है। हाँ ये सिंगल है, सिंगल का मतलब हमारे में तो जो डीएनए है वो 46 क्रोमोसोम में डिवाइडेड रहता है ना, किसी और सेल में हो सकता है 12 क्रोमोसोम हो, किसी में 14 हो, किसी में 20 हो। तो यूकैरियोट्स में जो डीएनए है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड रहता है, ईच सेगमेंट इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स। लेकिन प्रोकैरियोट में किसकी बात हो रही है? प्रोकैरियोट की बात हो रही है। इस डायग्राम को थोड़ा सा दर ले लेती हूँ, मैं आपको यहीं पर बेसिक सिखा रही हूँ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का। वैसे सिखा चुकी हूँ लेक्चर्स में, बट ठीक है, इस सीरीज में मैंने आपको कहा है कि मैं आपको साथ साथ में रिवाइज भी करवाऊंगी, तो कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ साथ साथ में कि अगर हम प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं तो डीएनए तो डबल स्टैंडर्ड है, बट है कैसा? सिंगल, सिंगल मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल है बस। और अगर सिंगल मॉलिक्यूल है, इसका कोई पेयर नहीं है, तो ये हमेशा हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड मतलब अनपेयर्ड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, एक ही क्रोमोसोम है, इसको क्रोमोसोम कहने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि क्रोमोसोम वर्ड तब यूज होता है जब डीएनए पीसेस में डिवाइड। ठीक, क्लियर। और दूसरी खास बात क्या है कि ये नेकेड है। नेकेड का मतलब नो न्यूक्लियर एनवेलप, इसके चारों तरफ कोई न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलग से नहीं है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नॉन हिस्टोनिक। जिसने 12th का जेनेटिक्स पढ़ रखा है उसको पता होगा, अगर हम यूकैरियोटिक सेल यानी हमारी सेल की बात करें तो हमारी सेल में हम वेल डेवलप न्यूक्लियस कैसे बनाते हैं, देखना हम क्या करते हैं, पहले तो ऐसे एक क्रोमेटिन नेटवर्क बना देते हैं, बनाते हैं कि नहीं, एक न्यूक्लियोलस बनाते हैं, और फिर इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कवर करता हुआ एक फ्लूइड बनाते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और फिर उस न्यूक्लियोप्लाज्म को कवर करता हुआ एक डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियर एनवेलप बनाते हैं। यस और नो? अगर किसी के दिमाग में ये चीजें क्लियर नहीं है, इसका मतलब आपने सेल बायो पढ़ी ही नहीं, बस मजाक कर रहे हो कि मैम हमारा सिलेबस कंप्लीट है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? फिर तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? नीट की तैयारी खुद को धोखा देने के बराबर है वो तो। अगर पढ़ रहे हो तो मैं कहती हूँ इंटरेस्ट के साथ सही से पढ़ो, नहीं इंटरेस्ट आ रहा धीरे धीरे पढ़ो, चीजों की डिटेल में जाओ, आएगा। आपको बुक से दोस्ती तो करनी पड़ेगी, ठीक है? इतनी आसान से नहीं मानते हैं ये कॉन्सेप्ट, आपको उनकी तह तक जाना पड़ता है। ओके, तो ये जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, दिस इज अ ट्रू न्यूक्लियस, दिस इज अ ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस मतलब इट हैज 4 कंपोनेंट्स। कौन कौन से 4 कंपोनेंट्स? ट्रू न्यूक्लियस में आपको मिलेगा सबसे बाहर न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर क्या भरा हुआ है? एक मैट्रिक्स, जिसको आप कहते हो न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या दिख रहा है आपको? एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस अलग अलग है। और फोर्थ ये डीएनए, जो कि किस फॉर्म में है? नॉट डीएनए, इट इज नॉट ओनली डीएनए, इसको भी मैं डीएनए नहीं कह सकती हूँ, दिस इज अ क्रोमैटिन नेटवर्क। इस चैप्टर के एंड में समझ आएगा कि मैम इसको डीएनए क्यों नहीं कह रही है, क्योंकि क्रोमैटिन नेटवर्क ओनली डीएनए नहीं होता बच्चों, यहाँ पर डीएनए होता है, आरएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती है, उस पूरे नेटवर्क को क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं, ठीक है? तो इस क्रोमैटिन नेटवर्क में अगर हम डीएनए की बात कर रहे हैं, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, चलो एक बार लिख देती हूँ। क्रोमैटिन नेटवर्क का मतलब होता है, क्रोमैटिन नेटवर्क में क्या क्या होता है? डीएनए होता है, इस डीएनए से बनने वाला आरएनए भी होता है, डीएनए को कवर करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन्स भी होती हैं, और इसके अलावा कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होती हैं, तब आप इसको क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हो। अब अगर मैं इस डीएनए की बात करूं, जैसे मैं यहाँ पर डीएनए की बात कर रही थी ना, तो यहाँ तो सिर्फ डीएनए अकेला पड़ा था, यहाँ देखो कितना झमेला है, वेल डेवलप्ड सेल है ना ये। तो इस डीएनए में आपको ध्यान रखनी है 4 बातें। कौन सी 4 बातें? इसकी जस्ट ऑपोजिट, यहाँ डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये तो सेम है पॉइंट, तो यहाँ भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। अगर आप डीएनए को बनाते हो तो ऐसे तो बनाते हो, है ना? कैसा है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अच्छा एक और बात बच्चों, यहाँ पर ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ये सर्कुलर है क्या? गोल है क्या? इसके दोनों एंड्स आपस में जुड़े हुए हैं क्या? बिल्कुल जुड़े हुए हैं, अलग से नहीं है कुछ, ये बिल्कुल एकदम आप पता नहीं लगा सकते कहाँ शुरुआत है कहाँ अंत है इसका, ठीक है?
तो ये तो कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्क्यूलर, लेकिन यहाँ कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड एंड लीनियर। जब आप जेनेटिक्स पढ़ते हो या यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम बनाते हो तो लंबे लंबे बनाते हो ना, गोल गोल थोड़ी ना बनाते हो। तो हमारे जो डीएनए विच इज डिवाइडेड इनटू क्रोमोसोम्स वो कैसा है, लीनियर है, ठीक है। दूसरा, वहां पे एक ही मॉलिक्यूल है, जबकि यहाँ पर मैनी, यानी मैनी का मतलब अगर मैं इसको और प्रॉपरली लिखूं तो डिवाइडेड इनटू क्रोमोसोम्स। इतना बड़ा डीएनए था कि एक उसमें आ ही नहीं रहा था, तो नेचर ने कहा ठीक है तुम्हें पीसेस में डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड इनटू मैनी क्रोमोसोम्स, ठीक है। जबकि यहाँ पर नेकेड है, यहाँ पर प्रॉपरली एनवेलप्ड है, कवर्ड है, वहां पर कोई हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं चाहिए होती हैं पैकेजिंग के लिए, नॉन हिस्टोनिक है। जबकि यहाँ पर ये देखो लिखा है हिस्टोनिक डीएनए है, हिस्टोन प्रोटीन्स के बिना इसकी पैकेजिंग पॉसिबल ही नहीं है। वो पैकेजिंग कैसे होती है वो थोड़ा हायर लेवल की बात है जो आप 12th में पढ़ते हो, ज्यादा हायर नहीं, 12th वाला जब आप पार्ट पढ़ते हो वहां पर जिसने पढ़ रखा है, जो ड्रॉप करके तैयारी कर रहे हैं, ये सेशंस देख रहे हैं रिवीजन के लिए, उनको बहुत अच्छे से पता है कि स्टोन प्रोटीन कहाँ काम आते हैं न्यूक्लियोसोम बनाने के। जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं है, जब 12th का चैप्टर आएगा तब आप पढ़ो, ठीक है, क्लियर। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, जिससे इनका नामकरण हुआ है। प्रो यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यू यानी ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। और इस प्रिमिटिव न्यूक्लियस को क्या कहते हैं पता है, इस प्रिमिटिव न्यूक्लियस को, प्रो यानी प्रिमिटिव, तो इस प्रिमिटिव न्यूक्लियस को ही नाम दिया गया है बच्चों न्यूक्लियोइड, क्योंकि ये न्यूक्लियस जैसा नहीं है। बायो में कहीं भी ऑइड आता है, ऑइड का मतलब उसके जैसा, राइजा यानी रूट, राइजोइड यानी रूट जैसे स्ट्रक्चर, वैसे ही न्यूक्लियस जैसा थोड़ा कम डेवलप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। तो ये जो चार वर्ड हैं, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस, और चौथा आप प्लांट्स में पढ़ते हो, ध्यान हो तो न्यूसेलस, जिम्नोस्पर्म में थोड़ा सा बताया था, बाकी एंजियोस्पर्म में आता है। ये बहुत मिक्स हो जाते हैं जो कि नहीं होने चाहिए, ठीक है, क्लियर। सारे अलग अलग है, पूरा ही पढ़ा दिया मैंने तो तुम्हें। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते हमें लगा कि हम क्लास में खो गए, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मतलब बिना इस कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाए ना तुम क्वेश्चंस कर लो सेल के, जब भी इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आएगा तुम या तो कंफ्यूज होगे, गलत कराओगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए ये चीजें तुम्हारे दिमाग में। अब देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको प्रोकैरियोटिक सेल, अभी मैंने सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में इसके न्यूक्लियोइड का बेसिक स्ट्रक्चर समझाया तुम्हें, और भी काफी चीजें होती हैं वो अभी हम बाद में देखेंगे। एक बार क्वेश्चन क्या है, कहाँ गए क्वेश्चंस, ये रहे। तो देखे, शायद ये वाला क्वेश्चन तुम कर पाओगे क्या, नहीं, थोड़ा सा और नॉलेज चाहिए इसके लिए पहले तुम्हें। तो अगर तुम प्रोकैरियोटिक सेल को देखो, ये देखो प्रोकैरियोटिक सेल में देखना, तो यहाँ पर आप देखो, पहले तो आपको प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल्स दिए हैं कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी भी आपको पता है साइनोबैक्टीरिया ही है, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, ये सब मोनिला किंगडम के मेंबर्स हैं, ठीक है। इनकी शेप दी है जो हम डिटेल में ऑलरेडी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं, और उसके बाद इनका स्ट्रक्चर समझाया है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं इनमें बहुत तरह का शेप होता है, बहुत डाइवर्सिटी होती है, बट सबसे अच्छी बात कि जितने भी मोनिला किंगडम के मेंबर्स हैं उनके सेल का स्ट्रक्चर इज फंडामेंटली सिमिलर। तो आपको एक ही स्ट्रक्चर ढंग से समझना होता है, ठीक है, जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि भाई जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें क्या होगा, उनमें आपको मिलेगा एक जीनोमिक डीएनए। ये जो मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है ना, आप इस डायग्राम को बना सकते हैं बच्चों समझने के लिए, ठीक है। ये जो न्यूक्लियोइड जिसको मैंने लिखा है, ये न्यूक्लियोइड ही इनका जीनोमिक डीएनए है, क्योंकि ये इनका जीनोम है ना, ये इनका जेनेटिक मटेरियल है, हैप्लॉइड। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, क्रोमोसोम्स में डिवाइडेड रहते हैं, तो अगर क्रोमोसोम्स में डिवाइडेड में अगर पेयर्ड क्रोमोसोम्स हैं तब तो आप इन्हें डिप्लॉइड कह देते हो, और जिन ऑर्गेनिजम्स में अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स हैं उन ऑर्गेनिजम्स को आप हैप्लॉइड कह देते हो। कई बच्चों को हैप्लॉइड डिप्लॉइड का एक्चुअल मीनिंग ही नहीं पता होता, बस ये पता होता है कौन हैप्लॉइड है कौन डिप्लॉइड, बट इसका मीनिंग क्या है, बहुत सिंपल है कि आपके पास एक बॉक्स है, उसमें 10 जोड़ी मोजे पड़े हैं, 10 जोड़ी सॉक्स हैं, तो अगर सारे सॉक्स पेयर में है, रेड के साथ रेड है, व्हाइट के साथ व्हाइट है, सबका पेयर अपना अपना है, तो वो डिप्लॉइड सेट ऑफ सॉक्स हुआ। बट अगर मैं उस 10 जोड़ी सॉक्स में से हर सॉक का एक एक हटा दूं, एक एक सॉक्स हटाती जाऊं, येलो वाले में से 2 येलो में से एक येलो हटा दूं, सिर्फ येलो ही रहने दूं, 2 रेड में से एक रेड हटा दूं, एक रेड ही रहने दूं, तो वहां पर अब सिर्फ 10 सॉक्स बचे ना, 10 जोड़ी थोड़ा ना बचे, 10 पेयर थोड़ा ना बचे, सिर्फ 10 बचे, और वो भी सारे अनपेयर्ड हैं, उनका कोई पेयर नहीं है,
तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, हैप्लॉइड सेट ऑफ सॉक्स यानी हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे हम कहते हैं कि हमारी हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो वो 46 ऐसे नहीं है कि एक का दूसरे से कोई नाता ही नहीं है, वो जोड़ी में है, दो दो एक जैसे हैं। अगर एक यहाँ पे जोड़ी का क्या मतलब है, हम यहाँ पे कोई कलर तो है नहीं, तो यहाँ पे जोड़ी का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर मान लो मेरी सेल में मैं कह रही हूँ कोई एक पेयर है क्रोमोसोम का, तो अगर उस पेयर में एक के पास हाइट डिसाइड करने वाला जीन है, तो वो जो है उसका जो दूसरा क्रोमोसोम है उस पर भी हाइट डिसाइड करने वाला जीन ही होगा। समझ रहे हो बात, मैं बताती हूँ आपको कि मैं कह रही हूँ कि अगर मैं डिप्लॉइड सेट की बात कर रही हूँ, मान लो, ठीक है, आप क्रोमोसोम्स को ऐसे बनाते हो ना, ये रहा एक, ये रहा दूसरा, ठीक है, तो ये दोनों जोड़ी क्यों है एक दूसरे की, दोनों को पेयर क्यों कह रही हूं मैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्यों कह रही हूं, क्योंकि अगर यहाँ पर कैपिटल टी है तो इसके सामने या तो कैपिटल टी या तो स्मॉल टी ही होगा, आर नहीं हो सकता यहाँ पर। समझ रहे हो बात, अगर यहाँ पर स्मॉल आर है तो इसके सामने या तो स्मॉल आर होगा या कैपिटल आर होगा, मतलब यहाँ पे ये वाली कंडीशन भी हो सकती है। बट एक ही जीन के दो एलील्स है ना ये, तो इसलिए जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जहां पर डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, वहां पर क्या होता है, वहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर होता है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है हमेशा। पेयर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब दोनों एक दूसरे के होमोलोग हैं। होमोलोग का मतलब अगर इसके पास हाइट डिसाइड करने वाला एलील है तो इसके पेयर के पास भी हाइट डिसाइड करने वाला ही एलील होगा, कलर डिसाइड करने वाला एलील नहीं होगा। जबकि अगर आप हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हो तो हैप्लॉइड वाले केस में जरूरत ही नहीं है इसको दूसरे एलील की, यहाँ पर एक क्रोमोसोम है, ये अकेला होता है, और अगर इसके पास कैपिटल टी है या स्मॉल टी है, कुछ भी है, तो ये अकेला ही हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको जरूरत ही नहीं है होमोजाइगस हेटेरोजाइगस जैसी कंडीशन की। यस, जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, हमें लगता है पूरी जेनेटिक्स में होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कंडीशन, क्योंकि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे पी प्लांट पे, प्लांट्स डिप्लॉइड होते हैं, तो हमारे दिमाग में ना पूरा का पूरा हमेशा डिप्लॉइड ही बैठा रहता है, बट ऐसा नहीं है। जो दुनिया में हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे फंजाई है, प्लांट्स में एल्गी डिवीजन है, एनिमल्स में कुछ इक्के दुक्के एग्जाम्पल्स हैं, तो वहां पर इसको अपने दूसरे एलील की जरूरत ही नहीं है। जैसे हमारे में नहीं होता एक्स वाई, तो वाई पर जो एलील है वो खुद ही खुद को रिप्रेजेंट कर देते हैं, हेमीजाइगस एलील्स, वही काम ये करते हैं। अब ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को समझ में आया होगा जिन्होंने मुझसे जेनेटिक्स पढ़ रखी है, अभी नहीं पढ़ी है, अब आगे आएगी तो कोई बात नहीं, आप वहां कोरिलेट कर पाओगे। ठीक है, क्लियर, तो ये अब क्लियर हो गया क्या आप लोगों को, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैप्लॉइड डिप्लॉइड। अच्छा, इसमें ये मत समझ लेना तुम कि यहाँ पर ये जो मैंने बनाया है, फिर तुम जब सेल डिवीजन पढ़ते हो तो उसमें एक ऐसी कंडीशन भी बनाते हो बच्चों, अगर मान लो ये एक क्रोमेटिड बनाया तुमने तो इसका एक सिस्टर क्रोमेटिड बनाते हो उसके साथ तुम, बिल्कुल जुड़वा, ये दोनों जुड़वा है, आइडेंटिकल है, इनको होमोलोगस मत कह देना तुम, ये आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स हैं। क्या है, क्रोमेटिड्स हैं, ये इसकी एक कॉपी बनाई है इसने, क्योंकि डिवाइड करने के लिए इसको दो कॉपी चाहिए थी। ऐसे ही ये रहा इसका होमोलोगस, तो इसने भी अपनी एक कॉपी बना ली, ये दोनों भी आइडेंटिकल क्रोमेटिड। आइडेंटिकल का मतलब, आइडेंटिकल का मतलब बताओ, एक जैसे जुड़वा, अगर यहाँ स्मॉल टी है तो डेफिनेटली यहाँ भी स्मॉल टी होगा, यहाँ कैपिटल आर है तो डेफिनेटली यहाँ भी कैपिटल आर होगा, तो आइडेंटिकल हैं। और ये दोनों एलील नहीं है जो मिलकर डिसाइड करेंगे, इसका एलील ये रहा, इसके सामने यहाँ स्मॉल आर भी हो सकता है, इसके सामने यहाँ कैपिटल टी भी हो सकता है, पर ये इसका आइडेंटिकल है, तो जो इसके पास है वही इसके पास होगा। तो ये तो सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल डिवीजन, जिससे सेल आगे जाकर अपने क्रोमेटिड्स को इक्वली डिवाइड कर सके। बाकी ओरिजिनली सेल में जो कंडीशन होती है क्रोमोसोम्स की, जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है, वो इस तरह होती है। ठीक है, और वो भी ऐसे हमेशा आमने सामने नहीं रहते, जैसे आप लोग कहाँ चीजों को अरेंज रखते हो, सॉक्स को जमा के रखते हो क्या, व्हाइट को व्हाइट के साथ, रेड को रेड के साथ रखते हो तो बहुत अच्छी चीज है, अदरवाइज सारे बॉक्स में या एक थैले में पड़े रहते हैं, जब मन होता है ढूंढ के निकाल के पहन लेते हैं। तो वैसे ही सेल में ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये ऐसे इतने वेल अरेंज नहीं रहते कि हमेशा आमने सामने रहेंगे, ये तो एक नेटवर्क की तरह एक दूसरे में उलझे रहते हैं, जैसे मैंने यहाँ बनाया है। जब ये नेटवर्क सुलझता है, सिर्फ कब सुलझता है, जब सेल को डिवाइड करना होता है, प्रोफेज में आप पढ़ते हो ना, सब अलग अलग होते हैं, तब जाके आपको समझ में आता है कि अच्छा ये तो इस तरह से अरेंज्ड हैं, तब ये आमने सामने पेयरिंग वगैरह करते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो हम सेल साइकिल में समझते हैं। ठीक है, क्लियर, जितना हो सकता था मैंने कोशिश की है कि आपको रिवीजन में कोरिलेट करके चीजें बता दूं, बट यस
आई एम 100% श्योर ये चीजें वही बच्चे को रिलेट कर पा रहे हैं जिन्होंने पहले मुझसे पूरा चैप्टर पढ़ रखा है, मुझसे या किसी से भी, और आपकी अच्छी पकड़ है उस पर। अगर नहीं पढ़ रखा है ना बच्चों, तो आपके ऊपर से जा रही हैं आधी बातें, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैम ये सब क्या बता रही है, और वो आएगा भी नहीं। आपको पहले अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, तभी रिवीजन का मतलब है। रिवीजन, रिवाइज करना, यानी दोबारा पढ़ना, नॉट फर्स्ट टाइम पढ़ना। ठीक है, चलिए। तो मैं आपको क्या बता रही थी बच्चों? हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी कि ये जीनोमिक डीएनए है जो कि हमेशा हैप्लॉइड होगा, और यहाँ पर दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। सेल में इतना कुछ है ना समझाने का और बताने का, तो मुझे लगता है सेल के जो सेशंस हैं क्वेश्चंस वाले वो थोड़ा टाइम लेंगे, बट कोई बात नहीं, आप टाइम की परवाह मत करो, अभी बहुत टाइम है आपके पास। आप जो पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जिससे आपके अच्छे मार्क्स आए। ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जीनोमिक डीएनए तो होता ही होता है बच्चों, प्लस ध्यान रखना कुछ प्रोकैरियोट्स में, सब में नहीं, कुछ प्रोकैरियोट्स में एक एडिशनल डीएनए और होता है। ये रहा वो एडिशनल डीएनए, जिसको आप बोलते हो प्लाज्मिड। जिसने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी है उनको बहुत अच्छे से प्लाज्मिड्स के बारे में पता है। ठीक है, बट ये जरूरी नहीं है सब में हो, जीनोमिक तो सब में होगा, ये एडिशनल डीएनए है। जैसे सेल वॉल एडिशनल होती है, हो भी सकते नहीं भी, वैसे ये एडिशनल डीएनए हो भी सकता है और नहीं भी। इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मिड, या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कह सकते हो इसको, क्योंकि ये क्रोमोसोम की तरह बिहेव नहीं करता। तो बस यही बात एनसीईआरटी में लिखी है, देखो कि क्या लिखा है यहाँ पे, देखो कि प्रोकैरियोटिक सेल में जीनोमिक डीएनए होता है। See what is genomic DNA? सिंगल क्रोमोसोम, सर्कुलर इन शेप, और बस इतना सा लिखा है। सारे फीचर्स देखो, ये रहा ना, नेकेड, नॉट एनवेलप्ड, और क्या बताया मैंने, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मिसिंग है, डबल स्ट्रैंडेड। सिंगल का मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड कभी भी नहीं, सिंगल का मतलब नंबर में एक, स्ट्रैंड डबल ही है। चाहो तो यहाँ पर डायग्राम बना के रख लो जिससे याद रहे कि भैया ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ओके, many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA. This is called plasmid. अब सारे बैक्टीरिया में नहीं, many में, most of the में एक और एडिशनल डीएनए होता है जिसको आप कहते हो प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड भी ऐसा ही होता है, डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल, सर्कुलर, सेम फीचर्स, बिल्कुल सेम टू सेम, बस एडिशनल है। उसके पास कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं जो बैक्टीरिया की लाइफ के लिए नहीं चाहिए, उसको कुछ सर्टेन एडवांटेज देंगी, जैसे यूनिक कैरेक्टर्स उसको प्रोवाइड करेंगी। जैसे प्लाज्मिड्स में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, बायोटेक में हम पढ़ते हैं AMPR, TETR, वो सारी चीजें। ठीक है, नहीं पढ़ा है जो अभी 11th में है, कोई चिंता मत करो। मैं सोचना अरे हमें समझ नहीं आ रहा, पता लगा 11 छोड़ के 12th उठा के पढ़नी शुरू कर दी। जब आप 12th में पढ़ोगे तब ये चीजें कोरिलेट अपने आप हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। और इसके अलावा और क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल के पास? ये तो भाई ठीक है, डीएनए तो हो गए दो तरह के, प्लस प्रोकैरियोटिक सेल में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो ऑर्गेनेल्स लाइक द वन आर फाउंड एक्सेप्ट राइबोसोम। ऑर्गेनेल्स के नाम पर वो जो बॉल है हमने इमेजिन कर रखी है, जिसके अंदर एक हमने कहा जीनोमिक डीएनए पड़ा है, साइटोप्लाज्म है खूब सारा, उस साइटोप्लाज्म में इतने सारे तरह तरह के स्ट्रक्चर नहीं है जो हमारे में होते हैं, ER, GB, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, वैक्यूल, प्लास्टिड्स, पता नहीं क्या क्या होता है ना, आपको लिस्ट ही समझ में नहीं आती है, सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। पर सबसे अच्छी बात कि प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेल्स के नाम पर सिर्फ क्या होते हैं बच्चों? सिर्फ राइबोसोम्स होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यूकैरियोट्स में राइबोसोम नहीं होते, राइबोसोम दोनों में होते हैं। राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोट में भी है, यूकैरियोट में भी है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो दे हैव ओनली राइबोसोम्स एंड इन सम इंक्लूजन बॉडीज आर आल्सो देयर। क्यों आ रहा है बार बार? सम इंक्लूजन बॉडीज आर आल्सो देयर, अभी बताऊंगी इंक्लूजन बॉडीज क्या हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखो जरा यहाँ पर क्या दिया है, कहाँ गया क्वेश्चन हमारा? इसमें आपको बोला है कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल के लिए आपको क्या बताना है बच्चों? डज नॉट होल्ड ट्रू, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स हैव नो क्रोमोसोम देयरफॉर लैक डीएनए। हो सकता है पहले आप इसको सही मानते, बट अब तो नहीं मानोगे ना। ये हमने पढ़ा है कि प्रोकैरियोट में वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं है, तो कई बच्चों को लगता है इसका मतलब डीएनए ही नहीं है। डीएनए तो है, पर वो कैसा है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, जब आप बैक्टीरिया बनाते हो, अभी एनसीईआरटी में भी आपने देखा, तो ये क्या बना रखे हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये फ्लैजिला है बच्चों, ये फ्लैजिला है।
यूकैरियोट्स में भी होती है फ्लैजिला, स्पर्म में होती है फ्लैजिला, या यूग्लिना में, पूरा प्रोटिस्टा किंगडम में आपने डाइनोफ्लैजिलेट्स में फ्लैजिला पढ़ी है, यूग्लिना में पढ़ी है, प्लांट किंगडम में भी आप वो स्पर्म्स पे मतलब मेल गैमीट्स पे पढ़ते हो, एंथेरोजॉइड्स बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। तो फ्लैजिला फिर एक ऐसा स्ट्रक्चर हुआ जो अगेन प्रो में भी है एंड यूकैरियोट्स में भी है, यस, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है। यूकैरियोट्स में यानी हमारे में फ्लैजिला क्या है, एक बहुत अच्छा खासा डेवलप्ड सेल ऑर्गेनिल माना जाता है। जरूरी नहीं है सेल ऑर्गेनिल का मतलब वही चीजें जो अंदर हैं, ER, GB, माइटोकॉन्ड्रिया, इनको तो आप ऑर्गेनिल्स कहते ही कहते हो, बट ध्यान रखना जो सीलिया या फ्लैजिला होते हैं, सीलिया या फ्लैजिला होते हैं, ये भी ऑर्गेनिल्स में ही आते हैं। ये सरफेस पर लगे हुए हैं बट दे आर ऑल्सो ऑर्गेनिल्स। जब आप इस चैप्टर के एंड में जाएंगे तो वहां सीलिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बाकायदा, ठीक है। तो सीलिया तो नहीं होते बैक्टीरिया के पास, फ्लैजिला होते हैं, बट व्हाट इज द डिफरेंस कि यहां पर फ्लैजिला इज जस्ट अ प्रोटीन फिलामेंट, प्रोटीन का बना एक सिंपल फिलामेंट होता है। बहुत डिफरेंस है स्ट्रक्चरली इन दोनों फ्लैजिला में, डू रिमेंबर। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला इज सिंपली मेड अप ऑफ फ्लैजिलन प्रोटीन, जबकि यूकैरियोटिक फ्लैजिला का एक वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट है 9+2 का, वो सब यहाँ आपको पढ़ना होता है, ठीक है। समझ में आ गई क्या बात। तो आपको ध्यान रखना है कि यस प्रोकैरियोट्स में एक तो मैम ने बताए हैं राइबोसोम्स, इंक्लूजन बॉडीज को भी जाने दो, एक तो राइबोसोम्स और एक फ्लैजिला, ठीक है, क्लियर है क्या। तो देखो जरा, तो यहां पर लिखा है कि प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू यूकैरियोटिक फ्लैजिला, गलत, ठीक है। बिकॉज प्रोकैरियोट डू नॉट कंटेन ऑर्गेनिल्स, दे कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस और कैरी आउट सेल्यूलर रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस तो हमें इसलिए याद आना चाहिए कि मैंने आपको बता रखा है कि कुछ बैक्टीरिया प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस करते हैं। कौन से बैक्टीरिया, जिनको पहले एल्गी माना जाता था, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनका अब नाम है साइनोबैक्टीरिया। तो ये तो गलत हो गया, स्टेटमेंट गलत हो गया, कह रहे हैं कि भाई बैक्टीरिया के पास हमारी तरह ऑर्गेनिल्स ही नहीं है, ना माइटोकॉन्ड्रिया है ना क्लोरोप्लास्ट है, तो बैक्टीरिया ना तो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और ना सांस ले सकते हैं। सांस लेने का मतलब ATP नहीं बना सकते, गलत। अगर ऐसा होता तो बैक्टीरिया जिंदा ही कैसे रहते बच्चों। हर सेल को अपने फ्यूल की तरह ATP तो चाहिए ना, उसका पास उसका फ्यूल ही नहीं है तो वो काम कैसे करेगी। तो बैक्टीरिया भी हमारी तरह ATP बनाते हैं, बट वो माइटोकॉन्ड्रिया से नहीं बनाकर किससे बनाते हैं, मीजोजोम्स को यूज करते हैं। बैक्टीरियल सेल में ऐसे अंदर इनफोल्डिंग्स होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इन इनफोल्डिंग्स में बहुत सारे एंजाइम्स भरे रहते हैं, बहुत सारे काम करती हैं ये इनफोल्डिंग्स। इन इनफोल्डिंग्स को आप कहते हो मीजोजोम्स, और दीज मीजोजोम्स आर इक्विवेलेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया। जो काम हमारे में माइटोकॉन्ड्रिया करता है वो काम बैक्टीरिया में कौन करता है, मीजोजोम्स करते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये, और इसी तरह फोटोसिंथेसिस की अगर बात करें तो यूकैरियोट्स में फोटोसिंथेसिस कौन करता है, यूकैरियोट्स में फोटोसिंथेसिस करते हैं क्लोरोप्लास्ट, वो भी नहीं है बैक्टीरिया के पास। तो बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस कौन करता है, बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस करने के लिए ग्रीन कलर से बना देती हूँ, अगेन कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, लग मीजोजोम जैसे ही रहे हैं बट हैं अलग, ये हैं क्रोमैटोफोर्स। क्रोमा मीन्स कलर, क्रोमैटोफोर्स, या इनको थाइलेकॉइड्स भी कह देते हैं। यहाँ पे प्लांट की तरह ऐसा नहीं है कि थाइलेकॉइड्स का स्टेक हो और ग्रेना हो और प्रॉपर क्लोरोप्लास्ट हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली कुछ फोल्डिंग्स हैं जिनके अंदर पिगमेंट्स भरे हुए हैं, इनकी हेल्प से ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। मीजोजोम की हेल्प से ये क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो बैक्टीरिया ऑर्गेनिल्स ना होते हुए भी नेचर ने ऐसा अरेंजमेंट करके दिया है कि बेसिक इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ लाइफ करते हैं। बट ऐसा मत समझना सारे बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, रेस्पिरेशन तो सारे बैक्टीरिया करते हैं जिंदा रहने के लिए, बट फोटोसिंथेसिस कुछ लिमिटेड बैक्टीरिया करते हैं। तो तीनों ही स्टेटमेंट हो गए यहाँ पर इनकरेक्ट, ठीक है। आगे बढ़े, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स के लिए इनकरेक्ट बताना है भाई, बताओ। दे आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, बिल्कुल ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का दूसरा नाम। दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA, यस। दे हेल्प इन द रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियोइड। अच्छा एक और बात बच्चों, आप किसी भी DNA की बात कर लो, चाहे वो न्यूक्लियोइड हो, चाहे वो प्लाज्मिड हो, चाहे वो हमारा DNA हो, ये सब सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। इनको रेप्लिकेशन के लिए किसी और की हेल्प नहीं लेनी है, दे ऑल आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, अपने आप अपना रेप्लिकेशन कंट्रोल करते हैं। प्लाज्मिड भी अपने आप अपना करते हैं, न्यूक्लियोइड भी अपने आप अपना करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया,
गलत हो गया क्या? ये कह रहा है कि जब न्यूक्लियोइड को रेप्लिकेशन करना है तो प्लाज्मिड हेल्प करेगा, कभी नहीं। दे आर स्मॉल, छोटे से हैं, सर्कुलर हैं, डबल स्ट्रैंडेड हैं, और बैक्टीरिया को कुछ यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स देते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स से खुद को कैसे बचाना है। हम बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं ना, वही एंटीबायोटिक्स हैं ये। आपने सुना है आजकल एंटीबायोटिक्स का असर ही नहीं होता बीमारियों पर, क्योंकि बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी होता है, धीरे धीरे वो इवॉल्व भी होता रहता है। ठीक है, तो ये भी सही है, तो इनकरेक्ट हो गया ऑप्शन सी। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। अच्छा, अब देखो अगर हम अभी प्रोकैरियोटिक सेल खत्म नहीं हुआ है, अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल में ही आगे जाएं तो यहां पर आपको प्रोकैरियोटिक सेल का पहले तो एक बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया, अब इसके सेल एनवेलप को थोड़ा सा डिटेल में बताया है। ठीक है, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ कलर प्रॉब्लम ही है ना, आप लोगों को कुछ लग रहा है ऐसा? 1 मिनट रुको, मैं चेक करने दो। हाँ जी, अब ठीक है ना? तो अगर हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल में सेल एनवेलप की, तो सेल एनवेलप कैसे होता है बच्चों प्रोकैरियोट्स का? ये मैंने अभी आपके यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम बनाया था। मैंने आपको शुरू में कहा कि किसी भी सेल में एक लेयर तो बेसिक है ही है, ये जो 3D में आप इमेजिन करो सेल को, तो एक लेयर तो, एक एनवेलप तो होगा ही होगा, एंड दैट एनवेलप इज सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो हमने ड्रॉ की है, सपोज दिस इज सेल मेम्ब्रेन, है ना, यहाँ पर बना देती हूँ, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब बैक्टीरियल सेल्स में क्या होता है, इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और एडिशनल कवरिंग होती है जिसको आप बोलते हैं सेल वॉल। ये मैं इसको थोड़ा अलग तरह से बना देती हूँ, इस तरह से, ये हो गई सेल वॉल। जैसे प्लांट्स में होती है वैसे बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है। ठीक है, या ऐसा करें क्या, इसके लिए मैं 1 मिनट दूसरी स्लाइड लेती हूँ बच्चों, उसमें थोड़ा मिक्सअप हो जाएंगी चीजें। अगर मैं आपको कह रही हूँ कि बैक्टीरियल सेल में सपोज दिस इज सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर बना लेते हैं हम, दिस इज सेल वॉल, दिस इज सेल वॉल। और बैक्टीरियल सेल में इस सेल वॉल के बाहर एक और थर्ड लेयर और होती है, एडिशनल लेयर, विच इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स। क्या कहते हैं इस थर्ड लेयर को? ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, सेल वॉल हो गया, एंड सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। तो इन तीनों को मिलाकर बैक्टीरिया में कहा जाता है सेल एनवेलप। तो बैक्टीरिया में सेल सिर्फ एक लेयर से नहीं सराउंड रहती, बल्कि सेल इज कवर्ड विद अ 3 लेयर्ड सेल एनवेलप। आउटर मोस्ट से पूछें आपसे तो आउटर मोस्ट है ग्लाइकोकैलिक्स, इनर मोस्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और दोनों के बीच में है सेल वॉल। ठीक है, इसमें भी ध्यान रखना, जो ग्लाइकोकैलिक्स है बच्चों, ये ग्लाइकोकैलिक्स 2 तरह से हो सकता है। अगर ग्लाइकोकैलिक्स एक लूज शीट की फॉर्म में है तब तो इसको कहते हैं स्लाइम लेयर, इसी ग्लाइकोकैलिक्स को क्या कह देते हैं? स्लाइम लेयर। बट अगर ये एक टफ शीट की फॉर्म में है तो फिर इसको कह देते हैं कैप्सूल। क्या कह देते हैं? कैप्सूल। तो ग्लाइकोकैलिक्स इज ईदर इन द फॉर्म ऑफ स्लाइम लेयर और इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल। ठीक है, समझ में आ गया आपको किस तरह से ये चीजें होती हैं? चलिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट किस पर, कि भाई बैक्टीरियल का सेल एनवेलप तो हो गया। हाँ, अब इसी में क्या करते हैं कि जब बैक्टीरिया को स्टडी किया किसने? ग्राम नाम के एक साइंटिस्ट ने, तो उन्होंने बैक्टीरिया को स्टडी करने के लिए, समझने के लिए एक स्टेनिंग मेथड यूज किया, जिसको ग्राम स्टेनिंग मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राम स्टेनिंग मेथड। कुछ जगहों पर ये बहुत डिटेल में लिखा रहता है, कुछ कोचिंग्स में बहुत डिटेल में पढ़ाया भी जाता है, मैं भी बताती हूँ आप लोगों को, बट बहुत ही बेसिक सी चीजें बताती हूँ जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये डिटेल में नहीं है। बस ये बताया है कि जब ग्राम स्टेनिंग मेथड को यूज किया गया तब क्या हुआ, जब ग्राम स्टेनिंग मेथड को यूज किया गया, अगेन देयर इज अ कलर प्रॉब्लम, बट अब जाने दो, कोई नहीं, तुम तो ध्यान दो इस पर। ठीक है, जब इस ग्राम स्टेनिंग मेथड को यूज किया गया तो उसमें क्या देखा उन्होंने, ग्राम ने, कि जो बैक्टीरियल सेल्स थी वो 2 कलर की उनको मिली। एक, कुछ सेल्स ऐसी थी जो वॉयलेट कलर की हो गई, और कुछ सेल्स ऐसी थी जो जिनपे से वॉयलेट कलर उतर गया था, तो उनको स्टडी करने के लिए दोबारा से सैफ्रनिन यूज करना पड़ा, और लास्ट में वो उन्हें पिंक कलर की मिली। बिल्कुल शॉर्ट में बताया है मैंने। तो जो शुरू में उन्होंने एक स्टेन यूज किया था क्रिस्टल वॉयलेट, सभी बैक्टीरियल सेल्स पर क्रिस्टल वॉयलेट डाल दिया, सब वॉयलेट कलर की हो गई। अब जब उन्होंने उसको अल्कोहल या एसीटोन से वॉश किया उस कलर को, तो कुछ ने तो वॉयलेट कलर को रिटेन किया, कुछ पे से वॉयलेट कलर रन ऑफ हो गया, हट गया, मतलब उतर गया। तो वो जो कलरलेस हो गई थी, अब उनको कैसे देखेंगे माइक्रोस्कोप में? तो उनको देखने के लिए फिर सैफ्रनिन यूज किया, तो वो पिंक हो गई। ठीक है, तो इस ग्राम स्टेन के बेसिस पर इनको तो नाम दिया उन्होंने ग्राम पॉजिटिव। ये वो हैं जिन्होंने क्रिस्टल ग्राम स्टेन के लिए पॉजिटिवली बिहेव किया है,
और जिनसे वो कलर उतर गया था उनको नाम दे दिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन जो कॉमनली यूज किया जाता है वो है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो यही चीज एनसीईआरटी में आपके दी है कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव क्या होता है, इनके एग्जाम्पल्स, इनमें क्या क्या डिफरेंसेज हैं, बहुत सारी डिटेल्स हैं, बट वो आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, थोड़ी बहुत मैंने लेक्चर में बता रखी है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो वहां पर जाकर आप देख लेना। तो यहाँ पर हमारे से क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा कि भाई बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड into two groups, gram positive and gram negative on the basis of difference in cell envelope only। जरा देखना यहाँ पर एक लाइन लिखी है बच्चों, कई बार ना हमारा ध्यान नहीं जाता। अब हमें ग्राम स्टेनिंग मेथड पता है तो वी नो कि है ना ये सेल एनवेलप के बेसिस पर डिफरेंस है, बट देखो यहाँ पर क्या लिखा है एनसीईआरटी में कि क्या लिखा है कि बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द सेल एनवेलप, जो मैंने अभी आपको बताया, as well as and the manner in which they respond to the staining procedure। तो ये दो बेसिस पर इस क्लास को डिवाइड किया गया है, ना कि ओनली बेस्ड ऑन द सेल एनवेलप। अच्छा, सेल एनवेलप का यहाँ पर क्या बेसिस है भाई, सेल एनवेलप में आपको ये चीज ध्यान रखनी है बच्चों कि ये जो मैंने आपको अभी बताया था ना डायग्राम, तो इसमें होता क्या है, जब इसका रीजन हम पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि कुछ बैक्टीरिया ने तो वॉयलेट को रिटेन किया, कुछ पर से वो उतर गया, उसका रीजन क्या है, तो उसमें ये रीजन समझ में आया कि भाई ये जो इसका सेल एनवेलप है, इस सेल एनवेलप में आप सबको पता है सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की। सेल वॉल किसकी बनी होती है, चलो बताओ बैक्टीरिया में, हमेशा ध्यान रखना बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन्स की। बताया था डाइवर्सिटी में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, जिनको म्यूरिन्स भी कहते हैं, है ना। जब बताया था कि आर्की बैक्टीरिया में स्यूडोम्यूरिन्स होते हैं, यहाँ पर म्यूरिन्स होते हैं, वो भी ठीक है। जबकि ग्लाइकोकैलिक्स किसका बना होता है बच्चों, ग्लाइकोकैलिक्स बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स का। तो मेनली ये जो डिफरेंस आता है ना, ये सेल वॉल की वजह से आता है। इन तीनों में भी किसकी वजह से आता है, सेल वॉल की वजह से आता है, क्योंकि इस सेल वॉल में सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकन्स नहीं होते, प्लस इसमें कुछ लाइपोप्रोटीन्स होते हैं, प्लस इसमें कुछ दूसरे सब्सटेंसेस भी होते हैं। तो सेल वॉल जो है वो बहुत सारी चीजों से मिलकर बनती है। तो होता क्या है कि जब हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को पढ़ते हैं ना, तो ग्राम पॉजिटिव में वो ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें पेप्टाइडोग्लाइकन्स का अमाउंट बहुत ज्यादा, 80% सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी होती है, और पेप्टाइडोग्लाइकन से वॉयलेट कलर क्रॉस कर कर अंदर तक चला जाता है, तो बैक्टीरियल सेल्स कैसी हो जाती है, वॉयलेट। जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन्स का परसेंटेज बहुत कम होता है, जबकि लाइपोप्रोटीन्स कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं। ये जो लिपिड्स हैं लाइपोप्रोटीन्स में, ये क्रिस्टल वॉयलेट को अंदर नहीं जाने देते, और क्रिस्टल वॉयलेट ऊपर ही ऊपर रह जाता है। जब उसे वॉश करते हैं वो धुल जाता है, और जब सेफ्रेनिन यूज करते हैं जो लिपिड सोल्यूबल है, फिर वो अंदर जाके सेल्स को पिंक कर देता है पूरे पर, चारों तरफ। ठीक है, तो इसलिए ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में एक बेसिस क्या है डिवाइड करने का, उनके सेल एनवेलप का नेचर, और दूसरा बेसिस क्या है कि उन्होंने स्टेनिंग प्रोसीजर के लिए कैसे रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। देखो एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ना कितना जरूरी है ना। हमने ऊपर ऊपर से पढ़ के छोड़ दिया, हमारा ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वी नेवर नो ना कि क्या पूछने वाला है एनटीए, हमें बस ये कह दिया आपसे एनसीईआरटी से पूछेंगे, पर एनसीईआरटी पे भी पकड़ बनाना इतना आसान नहीं है। आपको हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ना और समझना होगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी। सेकंड कह रहे हैं बैक्टीरिया हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। देखना जरा ये लाइन भी कहीं लिखी है क्या इसमें, बिल्कुल लिखी है। बैक्टीरिया में आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो शुरू में लिखा है कि बैक्टीरियल सेल्स हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। ये ऐसी लाइंस होती हैं बच्चों जो सिर्फ नॉलेज के बेस पर हम नहीं कर सकते। ठीक है, हमें पता है कि सेल एनवेलप में 3 लेयर्स हैं, अब पता नहीं उसको कॉम्प्लेक्स मानते हैं कि नहीं मानते। अगर हमने समझा है तो हमें याद आ जाएगा कि एनसीईआरटी में लिखा है। ठीक है, तो फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, यानी ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट पर आए, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैक्टीरियल सेल। रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है भाई आपको। ग्लाइकोकैलिक्स इज द आउटर मोस्ट एनवेलप, ये सभी बताया। ग्लाइकोकैलिक्स कुड बी अ लूज शीथ कॉल्ड कैप्सूल, बिल्कुल गलत। ग्लाइकोकैलिक्स थिक एंड टफ होगा तो स्लाइम लेयर, बिल्कुल गलत। दोनों वाइस वर्सा लिख दिया इन्होंने। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया, ये देखो एनसीईआरटी में लिखा है। आप अगर एनसीईआरटी में पढ़ेंगे ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में तो लिखा है, ये रहा आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स जो है, कहाँ गया बच्चों, ये रहा। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। ठीक है,
तो ये भी सही। तो हमें क्या बताना था, रॉन्ग स्टेटमेंट्स ना, तो सेकंड एंड थर्ड ये रहा। जल्दीबाजी में फर्स्ट एंड फोर्थ मत टिक कर देना, दोबारा देखने की आदत रखो कि रॉन्ग पूछा है कि करेक्ट पूछा है। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैक्टीरियल सेल। बताओ भाई, रॉन्ग बताना है फिर से तुम्हें। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड काइटिन, गलत। ये प्लांट्स का है, ये फंजाई का है। बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, शायद तुम्हारी एनसीईआरटी में लिख नहीं रहा तो प्लीज लिख लो। यहाँ पे सेल वॉल के बारे में सिर्फ सेल वॉल का फंक्शन लिखा है कि सेल वॉल शेप डिटरमिन करती है, बट ऑब्वियस रिजिड है, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है एंड बैक्टीरिया को बर्स्ट और कोलैप्स होने से बचाती है, वो जो हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक मीडियम में जो काम है इसका, ठीक है। लेकिन ये नहीं दिया कि किसकी बनी है, तो लिख लो यहाँ पे सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन्स और म्यूरिन्स, ये जो मैंने यहाँ लिखा था, प्लस लाइपोप्रोटीन्स भी होते हैं, कई लाइपोपॉलीसैकेराइड्स भी होते हैं इसकी सेल वॉल में, एक्सेट्रा, ठीक है। तुम तो मेनली सिर्फ ये भी याद रखोगे तो चलेगा, ओके। So, cell wall provide a strong structural support to prevent bursting and collapsing. Sorry, मैंने wrong कर दिया. Yes, cell wall is a semi-permeable. Never. किसी में भी cell wall semi-permeable नहीं होती, शुरू में बता चुकी हूँ. Cell membrane, अब ऐसा नहीं हम cell wall पढ़ रहे हैं ना, तो इसी को silly mistake कहते हैं. हमारा brain ना चाहते हुए भी, मतलब हमें ध्यान ही नहीं रहता, हम इसको भी cell wall पढ़ लेते हैं. This is cell membrane. It require focus and concentration. ठीक है? Cell membrane is similar स्ट्रक्चरली टू यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन। देखो ये क्या कह रहा है, हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है कि जब भी हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल पढ़ते हैं तो हमें पता है देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस। एक चीज है जो दोनों में बिल्कुल सिमिलर है और वो है बच्चों इनकी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन is the only structure, cell membrane और plasma membrane is the only structure which is same structurally as well as functionally. सेल मेम्ब्रेन हमारे में किसकी बनी होती है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ते हो तुम लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की, उन्हीं लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बैक्टीरिया की सेल बनी है। जैसे हमारे में बीच बीच में चैनल गेट्स हैं, यहाँ पर भी चैनल गेट्स हैं। तो सेल मेम्ब्रेन इज द ओनली स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोट्स विच इज सिमिलर टू यूकैरियोट्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ठीक है। क्लियर है क्या? हमें क्या बताना था, रॉन्ग स्टेटमेंट्स बताने थे, फर्स्ट एंड थर्ड ये रहा ऑप्शन ए। आगे बढ़े, विच ऑफ द स्टेटमेंट फॉर बैक्टीरियल सेल इज करेक्ट, फिर से करेक्ट बताने हैं। मीजोजोम, अच्छा अब सेल एनवेलप के बाद बैक्टीरिया में इसी सेल मेम्ब्रेन जो कि सेलेक्टिवली परमिएबल होती है उसके कुछ इनफोल्डिंग्स बताएं जो अभी भी बताए थे मैंने तुम्हें। एक तो मीजोजोम्स बताएं, मीजोजोम्स के यहाँ पर 4 से 5 फंक्शंस हैं, ये तुम्हें इंडिविजुअली याद रखने हैं। देखो मीजोजोम क्या क्या करता है, मीजोजोम का एक फंक्शन तो होता है सेल वॉल में हेल्प करना, जो सेल वॉल बनती है ना बैक्टीरिया में वो मीजोजोम्स बनाते हैं। क्योंकि तुम खुद ही इमेजिन करो ना, अभी मैंने तुमको कहा कि अंदर सेल मेम्ब्रेन है, फिर सेल वॉल है और उसके बाहर ग्लाइकोकैलिक्स है। तो सेल मेम्ब्रेन में मीजोजोम्स हैं, उसमें तरह तरह के एंजाइम्स भरे हैं, उनसे अगर सिक्रीशन होगा तो बाहर सेल वॉल नहीं बन सकती क्या? बिल्कुल बन सकती है। तो सेल वॉल बनाते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। अब कहां से कहां कनेक्ट कर रहे हैं, मीजोजोम्स कहां बैठे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स हैं, डीएनए अंदर बैठा है, बट जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो उसमें मीजोजोम हेल्प करते हैं, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए भी अगेन जो एंजाइम्स चाहिए वो एंजाइम्स मीजोजोम के पास प्रेजेंट होते हैं। तुम तो यूं समझ लो कि मीजोजोम्स के पास बहुत तरह के एंजाइम्स होते हैं बच्चों, और वो एंजाइम्स क्या करते हैं, बैक्टीरिया में तरह तरह के फंक्शंस करते हैं, जैसे सेल वॉल बनाना, ना सिर्फ डीएनए को रेप्लिकेट करना, बल्कि जब वो डीएनए 2 डॉटर सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा बाइनरी फिजन में तो उसमें भी हेल्प करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि दोनों एक तरफ रह जाएं और एक बैक्टीरियल सेल अलग हो जाए, दोनों के पास एक एक डीएनए जाएगा। ठीक है, रेस्पिरेशन तो बताया ही था, माइटोकॉन्ड्रिया के इक्विवेलेंट हैं, तरह तरह के एंजाइम्स हैं तो सिक्रीशन भी करेंगे, और क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स हैं तो सरफेस एरिया भी बढ़ाएंगे, प्लस इनमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? ये 6 मीजोजोम के फंक्शंस आपको एग्जैक्टली ऐसे ही याद होने चाहिए। और फिर आगे तुम्हारी एनसीईआरटी में यहीं पर किसके बारे में बताया, ये जो मैं बता रही थी, ये देखो क्रोमेटोफोर्स है क्या, क्रोमेटोफोर्स के बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसमें, सारे बैक्टीरिया में होंगे क्या क्रोमेटोफोर्स? नेवर। किसमें होंगे, जिनको फोटोसिंथेसिस करना है, सम प्रोकैरियोट जैसे कि साइनोबैक्टीरिया। अच्छा ये भी ध्यान रखना कि साइनोबैक्टीरिया अकेले बैक्टीरिया नहीं है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। साइनोबैक्टीरिया जब फोटोसिंथेसिस करते हैं ना तो ये तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं,
यानी ये प्लांट्स की तरह ही जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। बट ध्यान रखना बच्चों, बैक्टीरिया में कुछ एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया भी होते हैं, यानी ये ऑक्सीजन जनरेट नहीं करते। इसका एग्जाम्पल होता है सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया क्या है? एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया हैं। ओके, जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, थोड़े बहुत बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बताए थे मैंने तुमको। क्लियर है? ध्यान रहेगा। तो जो भी फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया हैं उन सबके पास क्या होगा? क्रोमैटोफोर्स, ना कि क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जैसी कोई भी चीज प्रोकैरियोट्स में नहीं है। ठीक है, और क्या बताया इन्होंने? यहां पर इन्होंने लास्ट में बैक्टीरिया के सरफेस स्ट्रक्चर्स बताए, उस पर भी अभी आते हैं, एक बार ये क्वेश्चन देख लें हम। तो मीजोजोम इज फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। यस, हमेशा ध्यान रखो मीजोजोम्स इनफोल्डिंग्स हैं, आउटफोल्डिंग्स नहीं है, बाहर की तरफ नहीं बनी हुई है, इनफोल्डिंग्स है, इनटू द सेल। ठीक है, दे हेल्प इन सेल वॉल। यस, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया। यस, अब पूरा ध्यान देना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। मान लो लास्ट में लिख दिया ऑफ सेल वॉल, तो सेल वॉल का सरफेस एरिया थोड़ी ना बढ़ा रहे हैं ये। क्रोमैटोफोर्स कंटेन पिगमेंट्स इन कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। मैंने इसमें बताने वाली थी, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, अब ज्यादा डिटेल हो जाएगी। कि अभी जो मैंने तुमको बताया कि दो तरह के बैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया और एक वो थे सल्फर बैक्टीरिया। इन दोनों को तुम न्यूट्रिशन वाइज किस में रखोगे? साइनोबैक्टीरिया तो हमको पता है प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उनको तो हम ऑटोट्रॉफ्स में रख देते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। पर कई बार हम क्या करते हैं, मैंने तब भी बताया था आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, कि ये जो सल्फर बैक्टीरिया हैं उनको हम सोच रहे हैं कि वो केमिकल्स के थ्रू अपना खाना बना रहे हैं। कई बार सल्फर वर्ड दिमाग में रहता है, सल्फर इज अ केमिकल, तो हमें लगता है वो जो वो क्या है, वो कीमो ऑटोट्रॉफ्स हैं। नहीं, वो कीमो ऑटोट्रॉफ नहीं है। वो फोटोसिंथेसिस, फोटो यानी सनलाइट को यूज करके ही तो खाना बना रहे हैं, तो वो भी फोटो ऑटोट्रॉफ ही हैं। आप उन्हें कीमो ऑटोट्रॉफ मत समझ लेना सल्फर बैक्टीरिया को। सल्फर बैक्टीरिया आर ऑल्सो फोटोसिंथेटिक। तो प्लांट्स, साइनोबैक्टीरिया एज वेल एज सल्फर बैक्टीरिया, ये सब फोटो ऑटोट्रॉफ में आते हैं। तो फिर कीमो ऑटोट्रॉफ में कौन आता है? कीमो ऑटोट्रॉफ, केमिकल से अपने लिए एनर्जी डिराइव करना। याद करो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से पढ़ाया था, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन। वहां पर बताया था मैंने तुमको कि जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में यूज होने वाले बैक्टीरिया हैं, जैसे नाइट्रेट्स, ये वाले जो नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर है ना, जो नाइट्रोजन साइकिल में यूज होते हैं, फास्फोरस साइकिल में यूज होते हैं, वो जो बैक्टीरिया हैं जिनको सनलाइट नहीं चाहिए, वो जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं उनसे एटीपी डिराइव करते हैं, उनका ऑक्सीडेशन करके, वो कीमो ऑटोट्रॉफ है बच्चों। सल्फर बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉफ नहीं है, वो फोटो ऑटोट्रॉफ है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भैया क्रोमैटोफोर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होते हैं, तो ये गलत है। कीमोसिंथेटिक को क्या जरूरत है? पिगमेंट्स की। कीमोसिंथेटिक, केमिकल से खाना बनाने वाले पिगमेंट्स चाहिए फोटोसिंथेटिक को, जो फोटो यानी सनलाइट से खाना बनाए। ठीक है, तो हमें क्या बताना था? हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों करेक्ट है, ये रहा ऑप्शन ए। ठीक है, देन असर्शन रीजन द फिम्बरी। हाँ, अब मैं तुम्हें कह रही थी कि लास्ट में बैक्टीरिया में, इस पैराग्राफ में है ना, आपको कुछ सरफेस स्ट्रक्चर्स बताए हैं। हमेशा ध्यान रखो कि सरफेस स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं। किसी भी बैक्टीरियल सेल में बच्चों 3 तरह के सरफेस स्ट्रक्चर्स होते हैं। या तो उसमें लंबी लंबी फ्लैजिला होती है, सीलिया कभी नहीं होते, या फिर कुछ बैक्टीरिया में ऐसे 2 बैक्टीरिया को आपस में कनेक्ट करने के लिए पिलाए होते हैं, और या फिर अपने सरफेस से को, मतलब सरफेस मतलब नॉट सरफेस, अपने सबस्ट्रेट, जिस बेस पर वो रुकना चाहते हैं, मान लो पानी में तैर रहे हैं, कोई रॉक या कोई किनारा है उस पर, वहीं पर रुकने चाहते हैं वो, तो वो अपने फिम्बरी को यूज करके, ऐसे छोटे छोटे ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फिम्बरी को यूज करके सबस्ट्रेटम से अटैच होंगे। या मान लो हमारी इंटेस्टाइन में रहने वाले बैक्टीरिया हैं, अगर ल्यूमेन में पड़े रहे तो खाने के साथ आगे चले जाएंगे, उनको हमारी वॉल से अटैच होना है, तो फिम्बरी हुक लाइक स्ट्रक्चर है जिनसे ये वॉल से अटैच होंगे। तो किसी भी सबस्ट्रेटम को पकड़ने के लिए बैक्टीरिया क्या यूज करते हैं? फिम्बरी। ठीक है, मोटाइल मूवमेंट के लिए क्या यूज करते हैं? फ्लैजिला। ठीक है, जो कि सिर्फ प्रोटीन की बनी हुई एक स्ट्रक्चर है। और पिलाई का क्या यूज होता है? कई बार 2 बैक्टीरिया एक दूसरे से कॉन्जुगेशन करते हैं, आपस में जुड़ते हैं अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने के लिए। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूं, उनको कहते हैं पिलाई। उन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? पिलाई। तीनों के बारे में यहां दे रखा है, पढ़ लेना। तो क्वेश्चन है फिम्बरी, और सीधी सी बात है बच्चों, अभी मैंने तुमको डायग्राम में बताया कि जो पिलाए हैं उनसे जुड़ेंगे, तो पिलाए हॉलो होना चाहिए, सॉलिड।
हॉलो, तभी तो चीजें ट्रांसफर होंगी। फिम्बरी से पकड़ बनाएंगे तो फिम्बरी कैसी होनी चाहिए, ब्रिसल्स लाइक सॉलिड, तो वो सॉलिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये कह रहा है फिम्बरी जो है वो इलोंगेटेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, गलत। फिम्बरी से बेस पे पकड़ बनानी है तो वो कभी भी ट्यूब्यूलर नहीं होंगे, ट्यूब्यूल का मतलब हॉलो, वो होंगी सॉलिड ब्रिसल लाइक, ठीक है। जबकि ये कह रहा है पिलाए जो हैं जिनसे मटेरियल ट्रांसफर करेंगे वो स्मॉल ब्रिसल लाइक हैं, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो ये आपको तभी याद रहेगा, लेकिन एग्जाम में अभी मैंने बता दिया तो याद नहीं रहेगा, जब आप कई बार इसको पढ़ चुके होंगे और क्वेश्चंस कर चुके होंगे, गलतियां कर चुके होंगे, फिर जाके आपको चीजें याद होंगी, ठीक है। तो भैया यहाँ तो दोनों ही इनकरेक्ट हैं, तो ऑप्शन सी कर दो, ठीक। कुछ बाहर से नहीं बता रही हूँ, सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। देन बैक्टीरियल फ्लैजिला में 3 पार्ट्स होते हैं क्या, यस। फिलामेंट होता है, हुक होता है, बेसल बॉडी। किसी भी फ्लैजिला में पहले बेसल बॉडी होती है, फिर हुक होता है, फिर उससे फिलामेंट निकलता है, तो ये सही है। फिलामेंट दिख ही रहा है आपको, इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस, यस। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये देखो, ये लिखा है एनसीईआरटी में, क्लियरली लिखा है ना, लॉन्गेस्ट पोर्शन एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस। डन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बस प्रोकैरियोटिक सेल खत्म कर लें आज, फिर यूकैरियोटिक नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट राइबोसोम, ठीक है। अब हम आ गए हैं राइबोसोम्स पे, कि अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल में, दिस इज द लास्ट पैरा, अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल में कह रहे हैं कि ऑर्गेनेल्स के नाम पर उनके पास कुछ नहीं है, बस राइबोसोम्स हैं, तो देखो अगर ये एक बैक्टीरियल सेल है बच्चों, तो बैक्टीरियल सेल में ऐसे राइबोसोम्स जैसे हमारे में होते हैं फ्री फॉर्म में पड़े रहते हैं, ER तो है नहीं कि उससे बाउंड रहेंगे। अब ये जो राइबोसोम्स हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, राइबोसोम को अगर हम ड्रॉ करके देखें जस्ट समझने के लिए, तो इस तरह 2 सब यूनिट्स होती हैं राइबोसोम में, एक छोटी एक बड़ी। तो जो छोटी यूनिट है वो होती है 30S साइज की, बड़ी यूनिट होती है 50S, बट 30 + 50 80 मत कर देना, जब ये दोनों जुड़ जाती हैं तो जो कंबाइंड यूनिट बनती है उसको कहते हैं 70S, ठीक है। जबकि अगर यूकैरियोटिक सेल होती, कौन सी सेल होती, यूकैरियोटिक सेल होती, तो पता है यूकैरियोट्स में क्या होता, यूकैरियोट्स में छोटी यूनिट होती है 40S, बड़ी यूनिट होती है 60S, और दोनों के मिलने से जो कंबाइंड यूनिट बनती है वो होती है 80S। यहाँ पे ऐसे ही है, मैथमेटिकल नहीं है, यहाँ पे एस सेडिमेंटेशन है, टेक्निक होती है सेंट्रीफ्यूगेशन की, जिससे पता लगाते हैं कि राइबोसोम्स की डेंसिटी कितनी है, उनका साइज क्या है, वो कितने हैवी हैं या कम वेट है। दिस एस इसी को इंडिकेट कर रहा है, आगे आएगा इस चैप्टर में यूकैरियोट्स में, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस ध्यान रखना है। प्रोकैरियोट्स में साइज याद रखना है राइबोसोम्स का, अगर पूछते हैं तो मेनली इस पर आता है 50S 30S और कंबाइंड फॉर्म में 70S। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन्स बनाना, जेनेटिक्स में आप पढ़ते हो ना ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस, वहां पे राइबोसोम mRNA से आकर जुड़ता है। अच्छा, राइबोसोम खुद किसका बना है, राइबोसोम के अंदर है rRNA प्लस मैनी प्रोटीन्स, ठीक है। देन अच्छा, ये एक और स्ट्रक्चर ध्यान रखना, बैक्टीरियल सेल्स में एक बहुत ही, अरे यार कोई नहीं, बैक्टीरियल सेल्स में एक बहुत ही स्पेशल स्ट्रक्चर होता है बच्चों। कुछ राइबोसोम्स तो ऐसे फ्री पड़े हुए हैं, लेकिन बैक्टीरियल सेल्स में क्या होता है, जब mRNA बनकर आता है, ये mRNA है, मैसेंजर RNA, इंफॉर्मेशन लेकर आया है, ठीक है, प्रोटीन बनाने की, तो राइबोसोम इससे जुड़ना शुरू करते हैं। तो जैसे मान लो ये स्मॉल यूनिट जुड़ गई, ऊपर की तरफ बड़ी यूनिट जुड़ गई, फिर इसी एक mRNA पर एक स्मॉल यूनिट और जुड़ गई, एक बड़ी यूनिट और जुड़ गई, फिर एक स्मॉल यूनिट यहाँ जुड़ गई, एक बड़ी यूनिट और जुड़ गई, तो एक ही mRNA पर कई सारे राइबोसोम्स जुड़ जाते हैं, जिससे क्या हो, फटाफट प्रोटीन का सिंथेसिस हो। तो मतलब ये ऐसे नहीं जुड़ते, इनका एक पैटर्न होता है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए डायग्राम बनाया है। तो अगर एक ही mRNA पर मैनी राइबोसोम्स जुड़ जाएं तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं पॉली राइबोसोम या पॉलीसोम। ऐसा स्ट्रक्चर हमारे में कभी भी नहीं होता, दिस इज ओनली प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट्स, नेवर इन यूकैरियोट्स, ठीक है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पॉलीसोम, पॉलीसोम भी वही करेगा ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, mRNA इनटू प्रोटीन्स। और ये जब जैसे मान लो एक mRNA की चेन है, उससे एक राइबोसोम जुड़ गया, उसने अपनी चेन बनानी शुरू कर दी, वो आगे खिसकता जाएगा, पीछे से नया आ जाएगा, उसने एक और चेन बनानी स्टार्ट कर दी, वो आगे खिसकता जाएगा, फिर तीसरा आएगा, उसने भी उस चेन को दोबारा बनाना शुरू कर दिया। तो एक ही mRNA सिर्फ फटाफट प्रोटीन्स बनाने के लिए सिर्फ एक राइबोसोम ने काम नहीं किया, एक के पीछे एक नए नए आते गए, तो उन सबसे जो प्रोटीन चेन्स बनेंगी वो सब एक जैसी बनेंगी, आइडेंटिकल चेन्स का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि एक mRNA पर एक इंफॉर्मेशन है,
उस इंफॉर्मेशन को बार बार ट्रांसलेट कर रहे हैं मेनी राइबोसोम्स, सो दे फॉर्म, क्योंकि ये यहाँ लिखा नहीं है बट मैंने देखा है 2-3 बार ये क्वेश्चंस आए थे, बच्चे उसमें कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो दे फॉर्म आइडेंटिकल प्रोटीन्स, टू रिमेंबर, दे फॉर्म आइडेंटिकल प्रोटीन्स, आइडेंटिकल प्रोटीन्स, ठीक है। क्या कर रहे हैं बच्चों, आइडेंटिकल प्रोटीन्स बना रहे हैं, ओके। चलिए देन इंक्लूजन बॉडीज क्या है, बताओ इंक्लूजन बॉडीज क्या है। अब बैक्टीरिया के पास प्लांट सेल्स की तरह कोई वैक्यूल तो है नहीं, ठीक है, तो वो अपना खाना किस में स्टोर करें, से हम लिवर में कर लेते हैं, प्लांट सेल्स अपने अलग अलग टिश्यूज में कर लेते हैं या वैक्यूल में कर लेते हैं। बैक्टीरिया को थोड़ा बहुत स्टोरेज तो चाहिए, तो बैक्टीरिया में क्या होता है, मान लो कुछ पार्टिकल्स हैं, मतलब कोई भी सपोज करो फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स हैं, तो वो सारे फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स एकदम पास पास आकर इकट्ठे हो जाएंगे। कोई मेम्ब्रेन नहीं बनानी हमें यहाँ पर, कोई मेम्ब्रेन नहीं बनानी, सिर्फ पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाएंगे और बस इसी को आप कह दोगे इंक्लूजन बॉडी। व्हाट इज इंक्लूजन बॉडी, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सम डेंस पार्टिकल्स विदाउट एनी मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन नहीं बनानी, ठीक है। तो इंक्लूजन बॉडीज में बस मेन एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है कि इंक्लूजन बॉडी भी कैसी है, नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, इट लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, जैसे कि फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स होते हैं, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स होते हैं, इनके अलग अलग नाम होते हैं। ग्लाइकोजन स्टोर कर लिया तो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हो गए, जिस चीज का स्टोरेज हो रहा है उसी के बेसिस पर उसका नाम रख देते हैं, ठीक है, क्लियर। एंड इसी इंक्लूजन बॉडी में से एक और इंक्लूजन बॉडी है गैस वैक्यूल, कुछ बुक्स में इसको अलग से लिखते हैं, एनसीईआरटी में गैस वैक्यूल को एक तरह का इंक्लूजन बॉडी माना है। व्हाट इज गैस वैक्यूल, कुछ बैक्टीरियल सेल्स में सिंपली जैसे बबल्स नहीं बनते वैसे बबल्स होते हैं, गैस बबल्स, गैस वैक्यूल्स होते हैं। अगर किसी भी चीज में आप गैस भर दोगे तो उसमें फ्लोटिंग बाइंसी आ जाएगी ना। तो ध्यान से सुनना, जो बैक्टीरिया को फोटोसिंथेसिस करना है और वो रहते भी पानी में हैं, तो अगर वो नीचे चले गए पानी में तो क्या उन्हें प्रॉपर सनलाइट मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो उनकी सेल को हमेशा सरफेस पर रहना जरूरी है जिससे उन्हें सनलाइट मिल सके, और सरफेस पर कोई चीज कब तैरेगी, जब उसमें बायंसी होगी। तो ऐसे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में सनलाइट को अचीव करने के लिए, सरफेस पर बने रहने के लिए, बायंसी क्रिएट करने के लिए नेचर ने क्या बना दी, छोटी छोटी गैस वैक्यूल्स बना दी। तो दीज गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन, किसमें मिलेंगी आपको, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक में ब्लू ग्रीन, एक मिनट, फोटोसिंथेटिक में देखो यहाँ पे आ गया, फोटोसिंथेटिक में यहाँ पे दोनों तरह के बैक्टीरिया का नाम आ गया, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया आ गए, एंड ये रहे पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये पर्पल एंड ग्रीन के नीचे लिख देना, ये एक्चुअली पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो ये ऑक्सीजेनिक है, ये एनऑक्सीजेनिक है, बट सनलाइट दोनों को चाहिए, तो इन दोनों के पास आपको मिलेंगी गैस वैक्यूल्स। तो गैस वैक्यूल्स कहाँ मिलती हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इंक्लूजन बॉडी। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोकैरियोट्स। ये लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, राइबोसोम्स के लिए क्या सही है भाई, इनकरेक्ट क्या है। 50s एंड 30s सब यूनिट मिलकर 70s बनाएगी। ये इसका साइज है, एक बार साइज चेक कर लेना, शायद ज्यादा लग रहा है मुझे, हाँ इनका साइज होता है 15x20, जबकि यहाँ दिया है 25x30, तो ये गलत है। इतना डिटेल में वैसे नहीं पूछते क्योंकि डेटा इतना याद नहीं रहता है बच्चों को, तो एनटीए पूछता भी नहीं है, ये पूछ सकता है, तो इंपॉर्टेंट है। पॉलीसोम कंसिस्ट मेनी राइबोसोम अटैच ऑन सिंगल एमआरएनए, बिल्कुल ठीक, इसे वाइस वर्सा भी दे सकता था कि सिंगल राइबोसोम अटैच ऑन मेनी एमआरएनए, वो गलत है। एमआरएनए की एक ही चेन है, राइबोसोम खूब सारे आ रहे हैं, नाम में आ रहा है पॉली राइबोसोम। राइबोसोम इज द साइट ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन सिंथेसिस। पॉलीसोम इंडिकेट द सिंथेसिस ऑफ, देखो आ गया, आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड इन मल्टीपल कॉपीज। यस, पॉलीपेप्टाइड, व्हाट इज पॉलीपेप्टाइड, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा रखा है, प्रोटीन चेन। प्रोटीन्स का ही दूसरा नाम है पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि वहां बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं जब अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं, दैट्स व्हाई प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स भी कहते हैं। तो हमें क्या बताना था बच्चों, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये रहा ऑप्शन ए, ठीक। विच इज इनकरेक्ट फॉर इंक्लूजन बॉडीज, इनकरेक्ट बताना है फिर से। दे आर स्टोरेज ग्रैन्यूल्स, यस। दे आर मेम्ब्रेन बाउंड, नहीं, गलत। अच्छा एक बात और ध्यान रखो, प्रोकैरियोटिक सेल में कभी भी कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता बच्चों। जब यूकैरियोट पढ़ाऊंगी तब डिटेल में बताऊंगी। यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, जीबी, लाइसोसोम, ये जो भी आप पढ़ते हो, इन सबकी खुद की भी मेम्ब्रेन्स है, उनके अंदर इनका स्ट्रक्चर है, तो वो सब मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स हैं। जबकि बैक्टीरिया में ऐसा कोई ऑर्गेनेल तो है नहीं, या तो राइबोसोम है या इंक्लूजन बॉडीज हैं,
और बाहर फ्लैजिला है। ये सब कैसी चीजें हैं, ये सब नॉन मेम्ब्रेनस है। अगर राइबोसोम्स हैं तो वो भी नॉन मेम्ब्रेनस है, इंक्लूजन बॉडीज हैं वो भी नॉन मेम्ब्रेनस है, और अगर फ्लैजिला है किसी बैक्टीरिया के पास तो वो भी नॉन मेम्ब्रेनस है। हमारी फ्लैजिला तो मेम्ब्रेनस है, पर बैक्टीरिया की फ्लैजिला सिंपली फ्लैजिलन प्रोटीन की बनी हुई है। तो डू रिमेंबर, बैक्टीरिया में कोई भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है। सो क्वेश्चन था हमारा, क्या क्वेश्चन था देखना, अरे जस्ट अ मिनट बच्चों, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। तो क्वेश्चन क्या था कि ये गलत हो गया, फॉस्फेट ग्रैन्यूल, साइनोफाइसियन, ग्लाइकोजन आर द एग्जांपल्स ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। यस। गैस वैक्यूल इज फाउंड इन बीजीए, बिल्कुल ठीक। पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, बिल्कुल ठीक। तो हमें इनकरेक्ट बताना था, ये रहा ऑप्शन बी। हो गए क्या? यस। यहां पर आपके खत्म हो गए प्रोकैरियोटिक सेल के सभी क्वेश्चंस। तो आपका पूरा का पूरा प्रोकैरियोटिक सेल वाला टॉपिक रिवाइज हो गया है। फिर से अगेन मैं कहूंगी, आपको अपने आप से एनसीईआरटी से पढ़ना है, खुद से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ये नहीं कि मैम ने करा दिए, हमें सब समझ में आ गया, हो गए हम इंटेलिजेंट, अब हम फोड़ आएंगे नीट का पेपर। ऐसे नहीं होता बच्चों। यू हैव टू प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ। जब तक आप खुद इतनी पकड़ नहीं बनाओगे कि आपकी सिली मिस्टेक्स होनी बंद हो जाएं, तुरंत देखते ही आपको स्पीडली आप एक्यूरेसी के साथ स्पीड एंड एक्यूरेसी मेंटेन कर पाओ, तब तक आप नीट का एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। ठीक है। और वो कब पता चलेगा आपको? जब आप मॉक टेस्ट दोगे। इसलिए टेस्ट से नहीं घबराना है। जब आप ये पूरा प्रोसेस कर लेते हो, पढ़ लेते हो, नोट्स बना लेते हो, क्वेश्चंस कर लेते हो, तो फिर टेस्ट क्यों नहीं देते? फिर सीधा वहां जाके टेस्ट दोगे तो वहीं जाकर परफॉर्मेंस पता चलेगी। मैंने ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा जिसका सीधा नीट के 1 महीने पहले उसने टेस्ट देने शुरू किया और पेपर हो गया, और मतलब सिलेक्शन हो गया। नहीं, आपको अभी से हर 15 दिन में, हर 21 दिन में एटलीस्ट एक टेस्ट देना ही देना है, और उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर अपने आप में इंप्रूवमेंट्स करने। ठीक है। इस चैप्टर को नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे विद द यूकैरियोटिक सेल। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, गुड बाय।